नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल आलोक ज्ञान गंगा में। मित्रों, हम हाजिर हैं पुनर्विवाह प्रेम या समझौता का 7वां भाग लेकर के। अगर आपने इस कहानी के पहले भागों को अभी तक आपने नहीं सुना है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने उसका लिंक दे दिया है। इस भाग को सुनने से पहले कहानी को पूरा समझने के लिए इसके पहले के भागों को अवश्य सुनें। तो चलिए मित्रों, देर ना करते हुए कहानी को शुरू करते हैं। ड्राइवर गाड़ी तेजी से भगाते हुए मुख्य सड़क पर आ चुका था। शहर से बाहर निकलते ही सड़कें सुनसान हो रही थी। काली अंधेरी रात में पसरे सन्नाटे में 9 बजे ही आधी रात होने का एहसास हो रहा था। इक्का दुक्का गाड़ियां रास्ते में मिल जाती थी। वो दो पहिया जो थोड़े दूर साथ चल करके ही अपना रास्ता मोड़ लेते थे। ड्राइवर गाड़ी तेज भगाए जा रहा था। इधर गहरी होती रात के साथ साथ चौधरी साहब और यशोदा देवी की चिंता भी गहरी होती जा रही थी। अभी तक किसी का अता पता नहीं था। रात के 10 बजने वाले थे। किसी अनहोनी के भय से यशोदा देवी का दिल घबरा रहा था। बार बार चौधरी साहब से पूछ रही थी, देखिए अब तक बच्चे क्यों नहीं आए? आज तो अमावस्या की रात है, एकदम घनघोर काली रात। ईश्वर ना करे गाड़ी कहीं खराब तो नहीं हो गई रास्ते में, या कुछ और बात हो गई। चौधरी साहब के माथे पर भी चिंता की लकीरें साफ झलक रही थी। शशांक भैया जो कि आज ही माला भाभी को लेकर के घर लौटे थे, माँ बाबूजी को परेशान देख करके वह भी थोड़े डरे हुए थे। बार बार सड़क पर जा करके देखते कि कोई गाड़ी आ रही है या नहीं, और कभी कभी दूर से गाड़ी की लाइट आती दिखाई देती तो खुश हो जाते, लेकिन गाड़ी पास से गुजर के निकल जाती तो फिर से मायूसी छा जाती। आखिर क्या बात हो गई, वह लोग अभी तक आए क्यों नहीं? सब लोगों को यही चिंता थी। यशोदा देवी बार बार उस घड़ी को कोसती जब उनकी मति मारी गई थी, जो ऐसी हालत उन्होंने रूपा को जाने की इजाज़त दे दी थी। बार बार पछता रही थी, कहीं रूपा के साथ कुछ उल्टा सीधा ना हो जाए, कहीं उसकी तबीयत खराब हो गई तो रास्ते में सब कहाँ दिखाते फिरेंगे। चिंता प्रबल हो रही थी और रास्ता सिर्फ इंतजार करने के अलावा और कुछ भी नहीं था। आते समय रूपा भी मालती और रमा के साथ बैठ गई थी, इसलिए राजीव आगे उमानाथ के बगल में बैठ गए। कुछ समय तक तो रूपा, मालती और रमा आपस में बातें करती रहीं और क्या क्या खरीदारी हुई और क्या रह गया उस पर समीक्षा करती रही, पर जल्दी ही तीनों थकान के मारे सो गई। राजीव का लगभग मौन व्रत ही चल रहा था। उमानाथ और ड्राइवर बातें करने में लगे थे। राजीव चुपचाप सुन रहे थे, बीच बीच में हूँ हाँ कर देते। 11 बज रहे होंगे जब गाड़ी जंगल को पार करने वाली थी। सभी औरतें निर्भय हो करके सो रही थी। उमानाथ और राजीव बस जाग रहे थे। रास्ता बेहद सुनसान और डरावना था। अजीबो गरीब आवाज सुनाई दे रही थी। भय के मारे ऐसा लगता था कि जंगली जानवर सड़क के बीचों बीच आ गए तो क्या होगा। उस समय सड़कों पर स्ट्रीट लाइट की सुविधा ही नहीं थी। बीच बीच में जब कोई शहर या बाजार आता तो कहीं कहीं पीली रोशनी दिख जाती। ज़्यादातर लोग दुकानों में भी पेट्रोमैक्स ही जला के रखते थे और कुछ लोग जनरेटर से बिजली जलाते। लाइट की सुविधा तो ना के बराबर थी, और जिसकी वजह से सुनसान सड़कों पर गहरा सन्नाटा पसरा हुआ था। गाड़ी जैसे ही जंगल के करीब सड़क पर पहुंची कि अचानक से रुक गई। किसी को कुछ समझ में नहीं आया कि हुआ क्या है। उमानाथ ने ड्राइवर से पूछा कि क्या हुआ मोहन, गाड़ी क्यों रोक दी? तो ड्राइवर ने कहा, लगता है साहब गाड़ी में डीजल खत्म हो गया। उमानाथ को काटो तो खून नहीं, मानो लकवा मार गया हो। यह क्या बोल रहे हो? उन्होंने बड़ी हिम्मत करके पूछा। आने से पहले तुमने डीजल चेक नहीं किया था? नहीं साहब, जाते समय ही 10 लीटर भरवाया था तो मुझे लगा कि काम चल जाएगा। लेकिन मोहन, अगर तेल खत्म हो गया तो गजब हो जाएगा। 3 औरतों को लेकर के इस तरह सुनसान में ज्यादा देर तक रुकना खतरे से खाली नहीं है। जल्दी देखो, उतर करके कुछ करो। ड्राइवर को तो गाड़ी से उतरने की हिम्मत नहीं हो रही थी। किसी तरह डरते डरते उतरा और जा करके गाड़ी के आगे का ढक्कन खोल करके देखा तो तेल था। नहीं साहब, तेल है लगता है, इंजन में कुछ फंस गया है। मैं थोड़ा सा साफ करके देखता हूँ। और वह इंजन साफ करने लगा। जैसे ही साफ करके गाड़ी का हेड गिराया, सामने जंगल से किसी के आने की सरसराहट की आवाज़ सुनाई दी।
तीनों चौकन्ने हो गए। ड्राइवर अपने गेट की तरफ बढ़ा। जल्दी से अंदर आओ, उमानाथ ने चीखते हुए कहा। ड्राइवर गिरते गिरते जल्दी से बैठा गाड़ी में और गाड़ी स्टार्ट करने लगा। लेकिन ये क्या, गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही थी। आवाजें नजदीक आने लगी थी। तीनों के चेहरे पर हवाइयां उड़ रही थी। वह तो गनीमत थी कि रूपा, मालती और रमा सो रही थी, नहीं तो आवाज सुनकर के हार्ट अटैक हो जाता। ड्राइवर ने जोर लगाया। गाड़ी स्टार्ट करने के लिए बार बार चाबी घुमाया, कभी स्टीयरिंग दबाता, पर कोई फायदा नहीं। कदमों के तेज आहट नजदीक होते जा रही थे और उमानाथ तथा राजीव की धड़कनें धड़ धड़ करके बजने लगी। डर के मारे ड्राइवर के हाथ पांव कांपने लगे। गेट अच्छे से बंद कर लीजिए सब, ड्राइवर ने कहा तो राजीव का ध्यान पीछे वाले गेट पर गया। तीनों औरतें पीछे अकेली थीं और अकेले रहना खतरे से खाली नहीं था। राजीव का दिमाग काम नहीं कर रहा था। अगर वे लोग नजदीक आ गए और तीनों औरतों को नुकसान पहुंचाने का सोचा तो साहसा उन्होंने कहा कि भैया मैं पीछे जाता हूं, हमारा पीछे रहना बहुत जरूरी है। तो उमानाथ ने रोका, नहीं राजीव, नीचे उतरना खतरे से खाली नहीं है। लेकिन भैया, औरतों को अकेला छोड़ना भी खतरे से खाली नहीं है। भैया, जो होगा देखा जाएगा, फिलहाल मैं पीछे जाता हूं। उमानाथ रोकते रह गए, मगर राजीव अपनी बहन और मालती को अकेले नहीं छोड़ सकते थे। रमा भी उनकी जिम्मेदारी थी और वह अपनी जिम्मेदारी से मुंह नहीं मोड़ सकते थे। ड्राइवर अभी गाड़ी स्टार्ट करने की कोशिश में लगा हुआ था। राजीव आओ देखा ना ताओ झट से गाड़ी से नीचे उतर गए। तब तक वह लोग सड़क पर आ चुके थे। जैसे ही गाड़ी रुकी देखी, दौड़ पड़े। करीब 4-5 लोग थे, चारों के कंधे पर बंदूकें टंगी थी। देख करके राजीव के होश उड़ गए। राजीव के पैर लड़खड़ा रहे थे। किसी तरह पीछे का गेट खोले थे कि वे लोग भूखे भेड़िए की तरह झपटे, पर तभी चमत्कार हुआ और गाड़ी स्टार्ट हो गई और राजीव लपक करके अंदर घुसे, लेकिन गेट पूरा बंद नहीं कर पाए। ठीक उसी समय एक आदमी पीछे गेट से 10 फीट की दूरी पर खड़ा अपने राइफल से निशाना लगा रहा था। जब तक ड्राइवर गाड़ी भगाता, राइफल ने अपना काम कर दिया था। गोली राजीव के कंधे से होकर के निकल चुकी थी। राजीव के मुंह से चीख निकल गई और लड़खड़ा करके सीट पर गिर गए। बाकियों का निशाना बेकार गया, जिससे उमानाथ को गोली लगते लगते बची। गोलियों की आवाज से रूपा और मालती चौंक करके जाग गई। जब तक कुछ समझ पाती, राजीव के कंधे से खून की धार निकलने लगी। राजीव बेहोश हो करके गिर चुके थे। ड्राइवर ने गाड़ी के अंदर की लाइट जलाई। मालती राजीव के कंधे से बहते धार को देख करके सन्न रह गई और बस राजीव को मूर्तिवत देखती रही। उमानाथ चिल्ला रहे थे, मालती देख क्या रही हो, राजीव का खून बहने से रोको। मालती तो जैसे सुन नहीं रही थी। रूपा भी एकदम नर्वस हो रही थी। रूपा, खुद को संभालो और ये लो मेरा रुमाल, जोर से कंधे को बांधो। हम बस आधे घंटे में अस्पताल पहुंचने वाले हैं। यहाँ से 7-8 किलोमीटर दूर नैनी में बड़ा अस्पताल है। ड्राइवर जल्दी करो, हमें जल्दी पहुंचाओ। ड्राइवर में तब तक फुर्ती आ चुकी थी और वह गाड़ी भगाए जा रहा था बेखौफ। रूपा के रुमाल बांधने के बावजूद खून बहना कम नहीं हुआ था। मालती के सामने फिर से वही मंजर था जिससे उसकी दुनिया तबाह हो चुकी थी और एक बार फिर इतिहास खुद को दोहरा रहा था। मालती की दुनिया फिर से लुटने वाली थी। अचेत राजीव को देख करके मालती का हृदय चित्कार कर रहा था, पर उसे जैसे होश आया। जो एक बार उसके साथ हो चुका है उसे दोबारा नहीं होने देंगे। वह राजीव को अपने से दूर जाने नहीं देगी। उसने जल्दी से अपने आंचल का पल्लू फाड़ा और राजीव के कंधे को लपेट करके कस के पकड़े रही। अस्पताल बस आने ही वाला था। उमानाथ चिल्ला रहे थे, राजीव आंख खोलिए, राजीव हम आपको कुछ नहीं होने देंगे, आप इस तरह हार नहीं मान सकते। मालती पथराई आंखों से कभी राजीव को तो कभी उमानाथ को देख रही थी। अस्पताल आ गया था। उमानाथ गाड़ी रोकते ही कूद पड़े। ड्राइवर की मदद से बड़ी मुश्किल से राजीव को बाहर निकाला और लेकर के दौड़ पड़े अस्पताल की ओर। उनके पीछे मालती बदहवास सी दौड़ रही थी और उसके पीछे रमा और रूपा भी भागती आ रही थी। किसको होश था कि रूपा को रोकता कि ऐसी हालत में तुम्हारा इस तरह भागना ठीक नहीं। ईश्वर की असीम कृपा से अस्पताल खुला था और डॉक्टर भी मौजूद थे। उमानाथ कंपाउंडर की सहायता से राजू को स्ट्रेचर पर लिटा करके डॉक्टर के केबिन की तरफ लेकर के दौड़ पड़े। डॉक्टर, जो कि दूसरे इमरजेंसी केस देखने में जुटे हुए थे, उससे बोले,
डॉक्टर साहब मेरे राजीव को बचा लीजिए। उमानाथ हाथ जोड़ करके गिड़गिड़ा रहे थे और डॉक्टर साहब ने भी तुरंत एक्शन लिया और लगभग दौड़ करके राजीव के पास आए और कलाई छू करके नब्ज चेक किया, आंखों को खोल करके देखा और बीपी वगैरह चेक करने के बाद हाथ खड़े कर दिए। डॉक्टर ने कहा कि सॉरी आप लोग लेट हो गए हैं, काफ़ी खून बह चुका है, बात बिगड़ चुकी है, बचाना चाहते हैं तो आगे ले जाइए। मालती के पैरों तले जमीन खिसक गई, वह लड़खड़ा करके गिर पड़ी। उमानाथ डॉक्टर साहब के चरणों में गिर पड़े। डॉक्टर साहब आप मेरे राजीव को बचा लीजिए, हम इतनी रात को कहाँ लेकर के जाएं। डॉक्टर साहब राजीव का जीवन हमारे लिए बहुत कीमती है और आप कुछ भी करिए, पैसे की चिंता ना करिए, हम अपना सब कुछ लुटा देंगे पर अपनी मालती को फिर से विधवा नहीं होने दे सकते। डॉक्टर साहब आप हमारी बहन को विधवा होने से बचा लीजिए। उमानाथ दोनों हाथ जोड़ करके चीख पड़े। डॉक्टर ने कहा ओके ओके मैं कुछ करता हूँ और कंपाउंडर को कहा कि जल्दी से आईसीयू में एडमिट करो, कम ऑन हरी अप। फिर दो कंपाउंडरों ने जल्दी से स्ट्रेचर आईसीयू कमरे में शिफ्ट कर दिया। डॉक्टर अमरकांत कुछ डॉक्यूमेंट साइन करवाने के लिए उमानाथ के पास आए और कहा कि उनके अपना परिवार में जो भी है जल्दी से इस पर हस्ताक्षर करें ताकि ऑपरेशन करके मरीज की जान बचाई जा सके। और हाँ, ऑपरेशन में करीब 1 लाख का खर्च आएगा तो आधे पैसे काउंटर पर जमा करवा दीजिए जल्दी से जल्दी। पर डॉक्टर साहब तत्कालीन तो इतने पैसे नहीं हैं हमारे पास और इतनी रात को मैं किससे मदद मांगने जाऊं, कृपा करके आप ही कुछ करिए ना, हम कल सुबह ही सारे पैसे जमा कर देंगे। पर डॉक्टर ने कहा कि देखिए उमानाथ जी, ये अस्पताल के कुछ महत्वपूर्ण प्रोसेस हैं जिसे पूरा करने के बाद ही इलाज चालू किया जा सकेगा। नहीं ऐसा मत कहिए, हम पे भरोसा रखिए, हम खानदानी लोग हैं, वचन के एकदम पक्के हैं, हम पाई पाई चुका देंगे। डॉक्टर मेरे मरीज की जान बचा लीजिए। देखिए उमानाथ जी, अस्पताल सिर्फ इमोशनल से नहीं चलता है, इसके रूल सभी के लिए एक जैसे ही हैं जिसे सबको फॉलो करना ही पड़ता है। सॉरी मैं कुछ नहीं कर सकता। डॉक्टर की बात सुनकर के उनके होश उड़ गए थे। फिर रूपा ने दिमाग लगाया और कहा कि डॉक्टर साहब हमारे पास पैसे तो नहीं हैं लेकिन हमारे पास गहने हैं, आप प्लीज़ हमारे गहने रख लीजिए और ऑपरेशन स्टार्ट करिए। डॉक्टर ने कहा ठीक है, जो करना है जल्दी करिए। और फिर फटाफट रूपा अपने और मालती के सारे गहने उतार करके दे दिए। उमानाथ ने भी अपने गले का चेन और अंगूठी उतार करके बाकी गहनों के साथ काउंटर पर जमा कर दिया। डॉक्टर ने कहा कि जल्द से जल्द पेपर पर साइन करिए तो उमानाथ ने कलम उठा ली, परंतु अभी मालती उठ बैठी और उमानाथ से कहा कि भैया मुझ अभागन को साइन करने दीजिए, जीते जी तो पति का अधिकार ना दे सकी, अब तो पत्नी के कर्तव्य पूरे करने दीजिए। उमानाथ और रूपा की आंखों से बहते आंसुओं की धारा और तेज हो गई। बेचारी रमा सबको संभालने में लगी थी। मालती ने पेपर पर साइन कर दिया। हाय, आज पहली बार एहसास हुआ भी तो किस तरह कि वह राजीव की पत्नी है। अब सांसों की डोर शायद चंद घंटों की मेहमान थी। करीब 3 घंटे लगातार ऑपरेशन के बाद डॉक्टर ने आकर के बताया कि गोली निकाल दिया गया है और शायद उनकी पत्नी के सौभाग्य से जहर शरीर में फैला नहीं है। सो कांग्रेचुलेसन, अब राजीव खतरे से बाहर है पर अभी बेहोश हैं और होश में आने में कितना वक्त लगेगा कह नहीं सकते हैं। 2 घंटे, 2 दिन या 2 महीने। खून अधिक बह जाने के कारण उनका शरीर बहुत ही कमजोर हो चुका है तो उनका विशेष ख्याल रखना होगा। और एक बात का ख्याल रखें, उन्हें किसी प्रकार का मानसिक तनाव ना होने पाए। कोशिश करिए उन्हें ज्यादा से ज्यादा खुश रखने की। डॉक्टर अमरकांत सारी इंस्ट्रक्शन समझा करके जा चुके थे। उमानाथ और रूपा जहां ईश्वर को बार बार धन्यवाद करते ना थकते थे, वहीं मालती अब भी पगलाई से जान बुत बनी बैठी थी। सुबह होते ही उमानाथ घर वालों को इस भयानक हादसे की खबर देने के लिए ड्राइवर मोहन को घर दौड़ा दिए और बोले कि बाबूजी से सब हाल कहना और ऑपरेशन के पैसे जितना जल्दी हो सके लेकर के आएं, कोशिश करना। तो ड्राइवर भी हवा से बातें करते हुए निकल पड़ा। इधर रात भर इंतजार करने के बाद भी बच्चों का कोई समाचार न मिलने से घर में बौखलाहट छाई थी। यशोदा देवी तो रात से ही छाती पीटने में लगी थी। घर में मातम सा माहौल था। चौधरी साहब को अंदाजा था कि कोई बड़ी दुर्घटना घटी है, बच्चों के साथ कुछ बहुत बुरा हुआ है। पर राजीव नयन पर किसी का ध्यान नहीं था। सबको लग रहा था कि रूपा के साथ कुछ अनर्थ ना हुआ हो। किसी तरह ये काली डस्ती रात गुजरी और सुबह हुई। चौधरी साहब और शशांक दोनों गाड़ी में बैठकर निकलने ही वाले थे
कि एक गाड़ी अपनी ओर आती दिखाई दी। गाड़ी से मोहन को अकेले उतरते देख करके दोनों की सांसें रुक गई। क्यों रे मोहन, तू अकेला क्यों है? बाकी सब कहाँ हैं? उमानाथ क्यों नहीं दिखाई देते? मेरे प्यारे जमाई बाबू किधर हैं? मोहन की आवाज को मानो लकवा मार गया था। उसकी आवाज तो तालू से चिपक गई थी। यशोदा देवी भी तब तक आ गई और सवाल पर सवाल करने लगी। बोल ना रे मोहन, तू चुप क्यों है? मेरे जमाई बाबू और मेरी बेटी कहाँ है? मेरी रूपा और उसकी परछाई रमा का किधर छोड़ आया तू? मोहन ने बड़ी हिम्मत करके सारी बातें कह सुनाई और कहा कि जल्दी चलिए, उमानाथ भैया ने 1 लाख फीस जमा करने के लिए और अन्य कामों के लिए 10-20 हजार रुपए लेकर के जल्दी से बुलाया है। घर में कोहराम मच गया। यशोदा देवी को तो मूर्छा आ गई। फिर शशांक भैया ने उन्हें घर के भीतर पहुंचाया और माला से कहा कि माँ का ख्याल रखना, हम लोग जाते हैं और सबको लेकर के शाम तक आ जाएंगे। चौधरी साहब जल्दी जल्दी पैसे इकट्ठे करते हैं और फिर मोहन के साथ दूसरी गाड़ी से निकल जाते हैं, जिससे राजीव को लेकर के आने में कोई तकलीफ ना हो। सुबह के 10 बजने वाले थे। राजीव को अभी तक होश नहीं आया था। डॉक्टर पानी की बोतलों के द्वारा लगातार विटामिन और दवाइयां चढ़ा रहे थे। अनाथ बेचैनी से कभी यहाँ कभी वहाँ टहल रहे थे। रूपा का हाल भी अच्छा नहीं था। भूख और कमजोरी से चक्कर आ रहा था। मालती अर्धमूर्छित अवस्था में वहीं जमीन पर पड़ी थी। तभी डॉक्टर ने आकर के पूछा कि आप में से मालती कौन है? मालती की जैसे चेतना लौट आई, हड़बड़ा करके उठ करके बैठ गई। उमानाथ ने बड़ी आशा से कहा कि क्या बात है डॉक्टर साहब, राजीव को होश आया क्या? नहीं, होश तो नहीं आया, पर बेहोशी की हालत में ही कभी कभी मालती मालती बड़बड़ाते हैं और उनकी आंखों के कोरों से आंसू निकलते हैं। शायद उनकी पत्नी का नाम है जिन्हें वो बेहोशी की हालत में भी पुकारते हैं। मालती ने सुना तो रूपा को पकड़ करके जोर जोर से रो पड़ी। रूपा, मैं कितनी अभागन हूँ रे, मैंने उनके प्यार को नहीं पहचाना, हमेशा उन्हें धुतकारती रही। हाय रे, मैंने उनकी कभी कद्र नहीं की। रूपा, मेरी ही बदनसीबी उन्हें भी खा गई। मैं हूँ ही मनहूस, जो भी मुझे चाहता है किस्मत उसे मुझसे दूर कर देती है। रूपा, भैया से कहो ना वो राजीव को बचा ले, मेरे राजीव मर रहे हैं। रूपा, उन्हें बचा लो। रूपा, कोई तो मेरे राजीव को बचाओ। कह करके मालती चीख चीख करके रोने लगी। उसके करुण क्रुंदन से अस्पताल की दरों दीवारें भी मानो चीख उठी। उमानाथ मालती को इस तरह से नहीं देख पा रहे थे। उन्होंने डॉक्टर साहब से जा करके मिन्नतें करने लगे कि एक बार मालती को राजीव से मिलने दीजिए। डॉक्टर ने कहा कि ठीक है, पर बस 15 मिनट से ज्यादा नहीं, और बाकी लोग बाहर से ही देखेंगे, उनके करीब नहीं जाएंगे। ठीक है डॉक्टर साहब, हम आपकी बातों को ख्याल रखेंगे। फिर मालती के पास जा करके उसे बड़ी मुश्किल से चुप कराया और अच्छी तरह उसके आंसू पोंछ करके उसे उठाया और कहा कि चल मालती, अपने राजीव को नहीं देखेगी, जल्दी चल। डॉक्टर ने कहा है कि कुछ मिनटों के लिए तुम उनसे मिल सकती हो। मालती को जैसे पर लग गए थे। उठ करके भागी राजीव के कमरे की तरफ। पीछे पीछे रूपा और उमानाथ भी लपके। कंपाउंडर ने बाकी सबको दरवाजे पर ही रोक लिया, सिर्फ मालती को भीतर जाने दिया। मालती राजीव के तरफ आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रही थी। वही पुराना मंजर आंखों के सामने कौंध गया जब 3 साल पहले राघवेंद्र इसी अवस्था में पड़े थे और कभी लौट करके घर वापस ना आए। और आज राजीव भी बेड पर बेहोश अजीबो गरीब मशीनों से घिरे हुए थे। मुंह में ऑक्सीजन मास्क लगा हुआ था जिसके सहारे उनकी सांसें चल रही थी। दोनों हाथों में कई सुइयां चुभोई हुई थी। मालती दहल गई और धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ी और नजदीक जा करके झुक गई। आज उसे अपनी लुटती दुनिया नजर आ रही थी और आज जब उसका पति मौत से जूझ रहा था उसकी कीमत समझ में आने लगे थे। उसकी आंखें ही नहीं, दर्द से उसकी छाती फटी जा रही थी। उसका हृदय एक बार फिर चित्कार कर रहा था, उठिए ना राजीव, उठिए ना, आप मुझे छोड़ करके कहीं नहीं जा सकते। आप तो मुझसे बेइंतहा प्यार करते हैं ना, मैं आपकी जिंदगी हूं ना, तो अपनी जिंदगी को छोड़ करके आप कैसे जा सकते हैं? आप कहते थे ना कि मालती तुम मेरी जिंदगी हो, मेरी आत्मा हो, और आज मैं आपसे कहती हूँ आप मेरी जिंदगी हो राजीव, आप मेरे मन प्राण मेरी आत्मा हो। आपके बिना मैं जी के क्या करूंगी राजीव, मुझे जीते जी मरने के लिए छोड़ करके मत जाइए, मत जाइए। मालती राजीव के पैरों पर सर पटक करके रोए जा रही थी और उसकी करुण पुकार राजीव के कानों तक जा रही थी।
पर दिल और दिमाग दोनों तक नहीं पहुंच पा रही थी। रूपा दरवाजे पर खड़ी होकर के कभी मालती को तो कभी अपने भाई को देख रही थी और अपने आप को कोस रही थी कि उसी की बद्दुआ उसकी प्यारी सखी को लग गई। उसी ने कहा था कि एक दिन तुझे मेरे भैया की कद्र होगी और तब पछताओगी। और सचमुच आज मालती को अपनी भावनाओं का एहसास हो चुका था। पर सब कुछ तबाह होने के बाद 15 मिनट से ज्यादा हो गए थे, सो डॉक्टर ने मालती को बाहर जाने को कहा तो उमानाथ जबरन पकड़ करके मालती को बाहर ले आए और रूपा से लिपट करके मालती घंटों रोती रही। रूपा के पास शब्द नहीं थे सांत्वना के। वो उसे समझाती भी तो क्या, उसकी तो खुद जान अटकी थी भाई में। बस ईश्वर से प्रार्थना कर रही थी कि हे ईश्वर, भले साल 2 साल कोई खुशी की खबर ना देना, पर मेरे भैया को ठीक कर दो। मैं आपसे कुछ नहीं मांगूंगी, मेरी मालती का सुहाग लौटा दो प्रभु। अब देखना था प्रभु क्या फैसला सुनाते हैं। 2-2.5 घंटे के अंदर मालती के पिता यानी चौधरी साहब और उसके भाई शशांक भैया पहुंच गए थे। उमानाथ की जान में जान आई, परंतु चौधरी साहब और शशांक दोनों हतप्रभ थे बेटी और दामाद की हालत देख करके। मालती पिताजी को देखते ही उनसे लिपट करके रोने लगी। चौधरी साहब का कलेजा मुंह को आता है। बेटी दोबारा उसी मोड़ पर खड़ी होगी उन्होंने सोचा नहीं था। उनकी इकलौती बेटी की किस्मत इतनी खराब होगी किसे पता था। उन्होंने मालती को अपनी छाती से लगा लिया। मत रो मेरी लाडली, हम आ गए हैं, तुम्हारे साथ कुछ भी बुरा नहीं होने देंगे, अपनी सारी संपत्ति लुटा देंगे, दामाद जी के इलाज में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। तू चिंता मत कर, अभी तुम्हारा बाप जिंदा है बेटा, जरूरत पड़ी तो पैसा पानी की तरह बहा देंगे। हम अपने जमाई बाबू को कुछ भी नहीं होने देंगे। बेटा तुम बिल्कुल चिंता मत करो, तुम अपने ससुराल अपने पति के साथ ही जाओगी, तुम्हारे बाबूजी का वादा है तुमसे। डॉक्टर साहब आ चुके थे, इसलिए चौधरी साहब ने मालती का रूपा के सुपुर्द करते हुए उनके पास जा करके खड़े हो गए और राजीव के बारे में पूछताछ करने लगे। उन्होंने डॉक्टर साहब से पूछा, डॉक्टर साहब अब राजीव की हालत कैसी है? डॉक्टर ने कहा पहले से बेहतर है, अब तक होश नहीं आया, हो सकता है कुछ वक्त और लगे, पर डोंट वरी, मिस्टर राजीव जल्दी से ठीक हो करके अपने घर जा सकेंगे। तो चौधरी साहब ने पूछा, डॉक्टर साहब क्या हम राजीव को अभी घर ले जा सकते हैं? डॉक्टर अमरकांत ने कहा नहीं, अभी 1-2 दिन तो रुकना ही है। ऐसा करिए बाकी लोग घर जाइए, 1 या 2 लोग यहाँ रुक जाइए, होश आने तक उन्हें डॉक्टर की निगरानी में रखना जरूरी है। वैसे यह खतरे से बाहर हैं, मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ, इसलिए निश्चिंत हो करके आप लोग घर जा सकते हैं। चौधरी साहब ने कहा ठीक है, जैसी आपकी मर्जी। और फिर उमानाथ से कहा कि बेटा यह रखो पैसे, और भी जरूरत हो तो मोहन से कहलवा भेजना, हम बहू मालती और रमा को लेकर के जाते हैं, घर पर तुम्हारी माँ बहुत चिंतित होगी। ठीक है बाबूजी, उमानाथ ने कहा। पर मालती बिल्कुल घर जाने को तैयार नहीं थी। वह उमानाथ से गिड़गिड़ाने लगी कि भैया मैं आपके साथ ही रहूंगी, मुझे यहीं रहने दीजिए, राजीव जी को छोड़ करके मुझे घर नहीं जाना है। मालती के हट के आगे बाबूजी को हार माननी ही पड़ी। ठीक है उमा, जमाई बाबू और मालती की जिम्मेदारी तुम पे सौंप करके जाता हूँ। जी बाबूजी, आप माँ का ख्याल रखिएगा, हम राजीव के होश में आते ही जल्द से जल्द घर आ जाएंगे। फिर चौधरी साहब शाम होने से पहले रूपा और मालती को ले करके निकल पड़े। 5वें दिन जा करके राजीव को होश आए से पहले उन्हें आईसीयू से नॉर्मल वार्ड में शिफ्ट किया गया। उसके बाद डॉक्टर साहब ने नर्स को कहा कि जा करके इनकी फैमिली को बुला लाओ। नर्स ने जैसे ही बाहर आ करके बताया कि मरीज को होश आ गया है, उमानाथ अपने खुशी के आंसू रोक नहीं पाए और अपनी बहन मालती के सर पर हाथ रख करके रो पड़े। नर्स ने कहा जल्दी चलिए, मरीज को आईसीयू से निकाल करके स्पेशल वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया है, तो वहीं चलिए। दोनों भाई बहन उस कमरे की तरफ दौड़ पड़े। मालती राजीव के पैर के पास जा करके खड़ी हो गई और उसने अपलक निहारा अपने प्रीतम को। राजीव भी हैरानी की कैफियत में कभी डॉक्टर तो कभी मालती को देखे जा रहे थे। उमानाथ ने डॉक्टर से पूछा तो उन्होंने कहा कि घबराने की बात नहीं है मिस्टर उमानाथ, राजीव कितने दिनों बाद अभी अभी होश में आए हैं तो थोड़े हैरान से हैं, क्योंकि उन्हें एक्सीडेंट वाली घटना शायद याद नहीं है। बट डोंट वरी, सब ठीक हो जाएगा, धीरे धीरे इनको सब याद आ जाएगा। डॉक्टर साहब, तो क्या कल सुबह तक हम राजीव को घर ले जा सकते हैं? उमानाथ ने पूछा तो डॉक्टर ने फौरन कहा कि हाँ हाँ, क्यों नहीं, एक
एक बार मैं पूरा चेकअप कर लेता हूँ, उसके बाद सब कुछ अच्छा रहा तो कुछ जरूरी फॉर्मेलिटीज के बाद आप मरीज को ले जा सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब, आपने मेरी बहन की मांग उजड़ने से बचा लिया। उमानाथ ने दोनों हाथ जोड़ दिए। थैंक्स की कोई ज़रूरत नहीं है, ये तो मेरा फर्ज था मिस्टर उमानाथ, कह करके डॉक्टर साहब ने उनका कंधा थपथपाया। डॉक्टर के अनुसार मालती राजीव के देखभाल में लग गई। डॉक्टर ने कहा कि इतने दिनों से पेट में कुछ गया नहीं है तो शुरुआत कुछ हल्के फुल्के से ही करना है, तो अभी कुछ दिनों तक हल्का भोजन ही देना होगा। इसलिए उमानाथ मार्केट से फ्रूट जूस, कोकोनट मिल्क, बिस्किट और गर्मा गर्म चाय लेकर के आ गए। मालती को चाय पकड़ा करके उमानाथ बोले कि लो बहन, जल्दी से चाय में बिस्किट डुबो करके खिला दो, नहीं तो चाय ठंडी हो जाएगी, उसके बाद दवा भी तो खिलाना है। हम अभी आते हैं, हमारे लिए भी कुछ नाश्ता ले करके। मालती ने मोटे कागज के बने कप में चाय उड़ेली और राजीव के करीब बर्थ पर बैठ करके बिस्कुट चाय में डुबो करके राजीव को खिलाने लगी। राजीव के आंखों से आंसू की बूंदें छलक करके गालों पर लुढ़क गई, जिसे मालती ने बड़े ही प्यार से अपनी हथेली में समेट लिया। राजीव को हैरानी हो रही थी, इतने अपनेपन की आदत जो नहीं थी, इसलिए वो हैरानी से मालती को देखे जा रहे थे। और मालती ने चाय बिस्किट खिलाने के बाद जिस तरह उमानाथ ने बताया उसी हिसाब से सारी दवाइयां खिला दी तो राजीव ने अपनी आंखें मूंद ली। मालती वहीं पे बैठी उन्हें आपलक देख रही थी। राजीव को जैसे खोने के बाद उसे होश आया कि वह उनसे कितना प्यार करती है। उन्हें खो देने का डर ही जानलेवा था। उसने अब समझा कि उन दोनों के प्यार की जड़ें कितनी गहरी हैं, जिसे टूटने के भय से ही उनकी सांसें टूटने लगी थी। मालती को अपने प्यार पर टूट करके प्यार पाया और उसने पूरे हक से उनके माथे को चूम लिया। राजीव का उसका स्पर्श अपने माथे पर फील हुआ तो उन्होंने हैरत से आंखें खोली। मालती अब भी उन पे झुकी हुई थी। दोनों की नजरें टकराई और मालती लाज से सिमट गई। राजीव के चेहरे पर कोई खुशी का भाव नहीं था, सिर्फ और सिर्फ हैरानी थी। अगले दिन दोपहर तक राजीव को डॉक्टर ने डिस्चार्ज कर दिया। शाम होने तक वे लोग घर पहुंच गए थे। जमाई को सही सलामत देख करके यशोदा देवी के दिल को ठंडक मिली। पड़ोसियों को खबर लगी तो सब लोग भागे दौड़े आए। पड़ोसियों का तांता लग गया था। बूढ़ी औरतें हाय हाय करने में लगी थी। हाय बेचारी लड़की के भाग्य से बच गए, सुहागिन रहना लिखा था, नहीं तो गोली लगने के बाद कोई बचता है। बाप रे, तकदीर अच्छी थी वरना लड़की दोबारा विधवा हो जाती। जितनी मुंह उतनी बातें। उन लोगों की बातों से मालती को और भी रोना आ रहा था। खैर, रात होते ही धीरे धीरे करके भीड़ छंट गई और तो राजीव को आराम मिला। उनका कमरा नीचे ही कर दिया गया था ताकि उन्हें उतरने चढ़ने का झंझट ना हो। अब तक राजीव ने घर वालों को खबर कर दी थी, जिससे उनकी मां की हालत बेहद खराब हो रही थी। परंतु यह वो दौर था जब दुल्हन या दूल्हे की मां अपने बेटे के ससुराल नहीं जाती थी, मतलब एकदम वर्जित था जाना। इसलिए मन मसोस करके बेटे का इंतजार करने के अलावा कोई चारा नहीं था उनके पास। मालती जी जान से राजीव की सेवा शुश्रूषा में लगी थी। अब तो उसे ना खाने का होश रहता ना पीने का। समय से नाश्ता करवाना, समय से दवा दारू करना, फिर खाना कपड़ा फल फूल से सारा दिन बीतता। रात में एकदम सतर्क रहती। राजीव के जरा से खांसने पर भी सजग हो जाती। राजीव यह देख करके बेहद हैरान थे, परंतु अब काफी देर हो चुकी थी। उनकी नजरों में अब इन बातों का कोई मोल नहीं था, क्योंकि उन्होंने राधा रमण के सामने ये प्रतिज्ञा ली थी कि अब वो मालती से प्यार नहीं करेंगे। हालांकि मालती इन बातों से अनजान थी। खैर, दिन अच्छे हों या बुरे बीत ही जाते हैं। सो इसी तरह करीब 2 हफ्ते बीत गए। मालती राजीव की देखभाल में ना दिन को दिन और ना रात को रात समझ रही थी। राजीव की सेवा में उसने अपनी जान खपा दी, जिसके फलस्वरूप राजीव का घाव अब भरने लगा था, जबकि मालती काफी कमजोर हो गई थी। दिन भर काम और रात में भी ठीक से न सोने के कारण उसकी तबीयत बिगड़ रही थी। ऐसे ही एक रात जब राजीव ने आधी रात को पानी कहा तो मालती चौंक करके उठी और पानी लेने के लिए खड़ी हुई कि चक्कर खा करके गिर पड़ी। राजीव हड़बड़ा करके उठे और किसी तरह उठा करके बिस्तर पर बिठाया। माथा छू करके देखा तो तेज बुखार था। मालती, मालती तुम ठीक हो?
उसने हाँ में सिर हिलाया। मालती, तुम ये क्या कर रही हो और ये सब क्यों कर रही हो? घर में और लोग भी तो हैं ना, कर लेंगे सब। तुम्हें इतना हैरान परेशान होने की जरूरत नहीं है। मालती ने घोर आश्चर्य से राजीव को देखा और मन ही मन रो पड़ी। हाय, हम मिट गए जिसके लिए वो पूछता है हम आपके हैं कौन। मालती ने कुछ नहीं कहा तो राजीव ने दोबारा पूछा, बताओ ना मालती, इतनी मेहनत किस लिए? क्यों मेरे पीछे अपनी जान खपाने में लगी हो? मालती टूटे स्वर में बोली कि क्योंकि सांसों की डोर जब टूटने लगी तो समझ आया कि वास्तव में ये तो मेरी ही धड़कनें हैं, मेरी बदनसीबी कि मुझे ये तब पता चला जब मैं आपको खोने वाली थी। ईश्वर को हजार बार धन्यवाद करती हूँ जो उन्होंने कुछ भी अनहोनी होने से बचा लिया। आप सुरक्षित हैं, इससे बड़ी बात मेरे लिए और क्या हो सकती है। आपकी सलामती के लिए जो भी करूं वो कम ही है। राजीव को बड़ा सी सुकून मिल रहा था। जी चाहता था मालती बस कहती रहे और वो सुनते रहें। मालती अब चुप थी, परंतु उन्हें और भी सुनना था, इसलिए उन्होंने पूछा, मैं समझा नहीं, तुम कहना क्या चाहती हो? बस इतना कि मुझे आपसे प्यार है और मैं आपको किसी भी कीमत पर खोना नहीं चाहती। राजीव को समझ नहीं आ रहा था कि हंसे कि रोए। जिस शब्द को सुनने के लिए इतने दिनों से कान तरस रहे थे और जिसके लिए उन्होंने क्या क्या जतन नहीं किए, पर ये पत्थर दिल ना पिघली, और आज पिघली भी तो इस मोड़ पर। अब क्या फायदा, अब तो बहुत देर हो चुकी है। मैं अपनी शपथ नहीं तोड़ सकता। तुमने अपने दिल की बात कहने में बहुत देर कर दी मालती। राजीव ने मन ही मन सोचा और गहरी सांस खींची। मालती कुछ समझ ना सकी। चलो सो जाओ, बहुत रात हो चुकी है, राजीव ने कहा और करवट बदल करके सो गए। मालती हैरान थी और लज्जित भी। उसे इतने ठंडे रिस्पांस मिलने की उम्मीद नहीं थी। वह सोच रही थी कि यह बात अगर वह महीने 2 महीने पहले कहती तो शायद राजीव खुशी से झूम उठते। फिर अब ये उदासी क्यों? कोई उत्साह, कोई खुशी का नामो निशान नहीं। ऐसा क्या हुआ? ऐसा मैंने क्या कर दिया? लाख दिमाग पर जोर डालने पर भी कुछ याद नहीं आ रहा था। उधर राजीव की आंखों में भी नींद का नामो निशान नहीं था। रह रह करके मालती के कहे लफ्ज दिमाग में गूंज रहे थे। मालती के इजहारे मोहब्बत ने उनकी नींद चुरा ली थी। फिर तो आंखों आंखों में ही सारी रात गुजरी। धीरे धीरे राजीव अच्छे होने लगे थे, इसलिए अब वे अपने घर जाना चाहते थे। स्कूल की छुट्टियां कब की खत्म हो चुकी थी। वह तो डॉक्टर का रिपोर्ट कार्ड और एड्रेस रसीद थी, इसलिए थोड़े निश्चिंत थे कि स्कूल में जमा करने पर पेंडिंग छुट्टियां मैनेज हो जाएंगी। इसलिए वह मौके की तलाश में थे कि सही मौका देख करके बाबूजी से बात की जाए। दोपहर के खाने पर सब इकट्ठे हुए तो राजीव ने कहा कि बाबूजी, मेरी तबीयत अब बिल्कुल ठीक है। छुट्टियां तो कब की खत्म हो चुकी हैं, इसलिए ज़्यादा दिन स्कूल छोड़ना सही नहीं है, इसलिए अब आज्ञा दीजिए। हाँ, अगर चाहें तो मालती को छोड़ करके जाता हूँ। रमा भी चली गई तो रूपा की मदद कौन करेगा? ये सुन करके मालती के होश उड़ गए। अगर बाबूजी ने हाँ कह दी तो वह करेगी भी क्या? मन मसोस करके रहना ही पड़ेगा। पर भला हो उसकी सखी रूपा का, जो हमेशा उसकी ढाल बन करके खड़ी हो जाती है। आज भी उसने ऐसा ही किया और बोली कि ऐसे कैसे भैया, हम इतने स्वार्थी कैसे हो सकते हैं कि अब आपको मालती की जरूरत है तो इसे अपने पास रख लें। माँ अकेले आपको और घर को कैसे संभालेंगी? नहीं, आप दोनों हंसी खुशी जाइए। मेरा ध्यान रखने के लिए यहाँ सब हैं और रसोई संभालने के लिए माला भाभी भी तो हैं। जब ना संभाल पाएंगे तो मैं भी वहीं आ जाऊंगी। रूपा की बातों का कोई तोड़ नहीं था राजीव के पास, सो मजबूरन उन्हें हाँ करना ही पड़ा। वैसे तो यशोदा देवी का दिल बिल्कुल नहीं मान रहा था बेटी और जमाई को विदा करने का, पर राजीव की रिक्वेस्ट के आगे हार मान ली। चौधरी साहब ने उमाकांत से कहा कि उमा, मोहन को बोल दो कि कल मालती और जमाई बाबू को उनके घर तक पहुंचा आएं। पर इतना जल्दी कैसे संभव है? बेटी पहली बार मायके आई है, ऐसे ही खाली हाथ तो नहीं भेज सकते। आस पड़ोस क्या कहेंगे? और फिर हमारे जमाई बाबू का नया जीवन मिला है तो इस खुशी में मेवे मिठाई तो बनते ही हैं। नहीं नहीं,
कल नहीं परसों तक भेजते हैं। यशोदा देवी का मन अपनी नज़रों से बेटी जमाई को दूर करने का बिल्कुल नहीं हो रहा था, इसलिए वो कल के कल भेजने के लिए तैयार नहीं थी। चौधरी साहब ने कहा ठीक है, एक दिन में क्या बिगड़ जाएगा, परसों ही जाइएगा। तो जो लेन देन की तैयारी करनी है कर लीजिएगा। तो राजीव उनके प्यार के आगे नतमस्तक हो गए। यशोदा देवी ने रूपा से कहा कि रूपा, तुम और मालती उमानाथ के साथ बाजार तक चली जाओ और साड़ी, कपड़े, फल, मेवे और मिठाई के सारे सामान ले आओ। मिठाई घर पर ही हलवाई बैठा करके बनवा लेंगे। कम से कम 5 बड़े बड़े टोकरी मिठाई की और 4 फल एवं मेवे का तो देंगे ही ना। राजीव ने माँ जी से कहा कि ये सब करने की क्या जरूरत है, एक आध टोकरी बस हो गया, इतना कौन खाएगा। परंतु मालती की माँ एक ना सुनी और उन्होंने अपने जमाई को समझाया कि ये सब औरतों का व्यवहार है बेटा जी, आप नहीं समझोगे। ये फल मिठाइयाँ गांव मोहल्ले में बांटा जाता है तो थोड़ा सा काम ऐसे चलेगा, जैसा आप ठीक समझें। राजीव ने मुस्कुरा करके कहा। यशोदा देवी जमाई वारी जाती थी और मन ही मन कुल देवी को धन्यवाद देती कि इतना होनहार और सज्जन जमाई मिला है। रूपा मालती को लेकर के बाजार चली गई और मालती के लिए 8-9 साड़ियाँ, चप्पल, श्रृंगार के सभी सामान इत्यादि खरीद करके उमानाथ फल, मेवे और मिठाई का सारा सामान लेकर के आ गए। घर लौटते लौटते रात हो गई थी। मालती पूरे रास्ते चुप ही थी। आखिर रूपा से ना रहा गया तो पूछ ही लिया कि मालती कोई बात है क्या, तुम परेशान लग रही हो, तुम अब भी खुश नजर नहीं आती हो, बताना मालती क्या बात है। बहुत पूछने पर मालती ने चुप्पी तोड़ी। मुझे तो खुद नहीं मालूम कि बात क्या है, मैं तुम्हें क्या बताऊं। जो राजीव कल तक मेरे आगे पीछे भागते थे, दीवानों सा अपने प्यार का इजहार करते थे, आज वो ही मुझसे नजरें चुराते फिरते हैं। मेरे बिस्तर पर जाने के पहले ही वो सो जाते हैं, ऐसा लगता है मुझसे बचना चाहते हैं। मालती की आवाज से दर्द साफ झलक रहा था। पर तुमने अपने दिल की बात कहा क्या? रूपा उतावली थी जानने के लिए। हाँ कहा, मालती ने बताया। फिर भैया ने क्या कहा? वो तो खुशी से पागल हो गए होंगे। और मुझे अपने भाई के बारे में कहना तो नहीं चाहिए, पर मुझे पूरी उम्मीद है उन्होंने तुम्हें बाहों में भर लिया होगा, है ना, और तुम्हें ढेर सारा प्यार दिया होगा। रूपा अति उत्साह में थी। मालती ने ठंडी आंख भर के कहा, नहीं रे, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। मुझे भी यही लगा था, पर उन्होंने कोई खुशी नहीं जताई। उनकी बातों से ऐसा लगा ही नहीं कि मैंने कोई विशेष बात कही हो। बस बोले कि बहुत रात हो चुकी है, सो जाओ, और करवट बदल करके सो गए। रूपा एकदम हैरान थी कि ऐसा क्या हुआ कि भाई इतना बदल गए। रूपा के मन में हलचल मची थी, आखिर क्या हुआ होगा, भैया इतना अजीब व्यवहार क्यों कर रहे हैं। हे प्रभु, इन दोनों का मिलन इस जन्म में होगा भी कि नहीं। कभी एक नाराज होता है तो कभी दूसरा रूठ जाता है। वह मौके की तलाश में थी कि कब मौका मिले और भाई से पूछे कि आखिर उनकी बेरुखी की वजह क्या है। रात्रि में मालती ने राजीव के पसंद का खाना बनाया, हलवा, पूरी, खीर, आलू मटर की मसालेदार सब्जी, बूंदी का रायता, दही, पापड़, अचार, सब कुछ, जिसकी खुशबू आंगन तक फैल रही थी। पर ये क्या, राजीव ने तो रात के खाने से ही सीधा मना कर दिया। रूपा ने कहा, क्या भैया, आज तो सारा खाना आपकी पसंद का बना है, सब कुछ मालती ने अपने हाथों से बनाया है। नहीं रूपा, कोई खास बात नहीं है, बस पेट थोड़ा ठीक नहीं लग रहा है, इसलिए भूख नहीं है, राजीव ने बहाना बनाया। परंतु भैया, ऐसे कैसे भूख नहीं है, आपने तो शाम से भी कुछ नहीं खाया है, आखिर बात क्या है, आप क्या छुपा रहे हैं मुझसे? कुछ भी तो नहीं। राजीव एकदम से शक पका गए। ठीक है, बेशक आप मत बताइए, मैं पता तो कर ही लूंगी, पर कैसे, उसकी समझ में नहीं आ रहा था। और सचमुच राजीव ने खाना नहीं खाया। मालती के लिए इससे बड़ा दुख और अपमान की बात और क्या हो सकती थी। कमरे में भी आते ही राजीव करवट बदल करके सो गए। इसके पहले कि मालती कुछ पूछती, उनके खर्राटे की आवाज आने लगी। अब उन्हें सचमुच नींद आ गई थी या अभिनय कर रहे थे, ये मालती समझ ना सकी। दूसरे दिन भी मौन ही बीता। ना राजीव ने कोई कोशिश की बात करने की और ना ही मालती ने कुछ कहा। सुबह से ही घर में हलचल मची हुई थी। हलवाई आ करके मिठाई बना रहे थे, पड़ोस की औरतें आ करके साज श्रृंगार देखने में लगी थी।
सूटकेस पैक करने में रूपा और माला भाभी का साथ दे रही थी। यशोदा देवी फल फूल मेवे और मिठाई की टोकरियों से भरने लगी थी और मालती आज से ही अकेली किसी कोने में तनहा बैठी थी। घर वाले सब व्यस्त थे, आज किसी के पास टाइम नहीं था और राजीव ने अपना प्यार जताना और दिखाना दोनों ही बंद कर दिया था। मालती बेहद उदास थी और ये सोच सोच करके परेशान थी कि ससुराल में इस मौन व्रतधारी के साथ दिन कैसे कटेंगे। आखिरकार वो घड़ी आ ही गई जिसके नाम से ही धड़कनें दोगुनी गति से चलने लगती हैं, अर्थात विदाई की। मालती के आंसुओं से दीवारें भी मानो रो पड़ी। इस बार मालती ने आंसू की नदियां बहा दी, क्योंकि पिछली बार बिना मांगे क्यों मिला का गुस्सा था, तो इस बार रूठे रूठे हमारे पिया क्यों रूठे का अफसोस था। रूपा से लिपट करके मालती खूब रोई। किसी तरह उसे गाड़ी में बैठाया गया। राजीव ने अपनी बहन के सर पर हाथ फेरा और बोले, अपना ख्याल रखना और जब भी जरूरत पड़े बेझिझक आवाज देना, मैं दौड़ा चला आऊंगा। रूपा ने अपने भाई की ओर विनीत नजरों से देखा, जैसे कह रही हो भैया मेरी मालती का दिल जीत करके वापस ना तोड़ना। वही मुश्किल से तो मालती के दिल के दरवाजे आपके लिए खुले हैं, उसे दोबारा मत बंद करिएगा, कृपया उसका ख्याल रखना। राजीव सब समझ करके भी ना समझ बन गए थे, सिर्फ हाँ में गर्दन हिला दी और आखिर मालती की डोली अपने मायके से उठ गई। आधे रास्ते तक मालती रोती रही। पहले तो राजीव ने कुछ नहीं कहा, पर बहुत देर तक रोती रही तो बोलना ही पड़ा कि मालती अब चुप हो जाओ, नहीं तो तबीयत बिगड़ जाएगी। और सचमुच राजीव की झूठ मूठ की हमदर्दी ही सही, पर मालती थोड़ी देर बाद चुप हो गई। शाम होने से पहले वे लोग गांव पहुंच गए थे। इतने दिनों बाद अपने घर आकर के राजीव को बड़ा सुकून मिला। वहीं मालती अब भी उदास थी। गाड़ी दरवाजे पर आकर के खड़ी हो गई। ड्राइवर ने तेज तेज हार्न बजाई तो गुड्डी दौड़ करके बाहर आई और खुशी से चिल्लाने लगी, फुआ जी, राजीव भैया आ गए, भाभी आ गई हैं। उसके चिल्लाने से राजीव की अम्मा भाग कर आई और साथ ही साथ आस पड़ोस की औरतें भी जमा हो गई और वर वधू को कार से उतरते देख करके सबकी निगाहें आश्चर्य से फैल गई और साथ ही साथ सामान देख कर कितनों के दिल पर सांप लौट गए। कोई कह रही थी कि अरे भाई क्या भाग्य हैं, ना राजीव की अम्मा के बहू दोबारा मैके से आई है, पर फिर भी घर भर दिया मिठाई से। तो कोई कह रही थी कि अरे बहन क्या भाग तकदीर रहेगा, बहू आई नहीं कि बेटा मरते मरते बचा, बेचारा काल के मुंह से निकल करके आया है। वो तो इसकी माँ का नसीब था कि बच गया, नहीं तो अमीर बहू को लेकर के क्या करती। जितनी मुंह उतनी बातें कर रहे थे सब। मालती का तो दिमाग सुन्न हो रहा था। एक डर पहले ही क्या कम था कि ये एकदम नया टेंशन आ गया। बेटे बहू को सही सलामत अपने पास देख करके सरोजनी देवी बहुत खुश थी। राजीव को सीने से लगा लिया और बार बार नजर उतारने लगी। बहू को भी खूब आशीष दिया। तुम दोनों के बिना घर कितना सूना सूना लगता था बेटा। प्रतिदिन तुम दोनों का रास्ता देखती थी और सांझ ढलने तक कोई समाचार नहीं मिलता और ना ही आते तो मन बहुत उदास हो जाता। खैर अब तुम दोनों आ गए हो तो मेरी सारी चिंताएं दूर हो गई हैं। अब हम बिल्कुल निश्चिंत हो गए हैं। बहू अब संभालो अपनी गृहस्थी, मैं तो थक गई हूँ अब घर बार संभालते संभालते। सरोजनी देवी एकदम पुरसुकून दिखाई दे रही थी। मालती ने कहा कि अम्मा मैं तो आपके सामने एकदम बच्ची हूँ, मैं इतनी बड़ी जिम्मेदारी अभी से कैसे निभाऊंगी। अम्मा मुझे तो बस आपके आंचल की छांव में रहना है। और वह उनके पैर में झुक गई। सरोजनी देवी बहुत प्यार से उसके सर पे हाथ फेरा। राजीव की बेरुखी मालती को अपने सास के बेहद करीब ले आई थी। गुड्डी को भी वह छोटी बहन के जैसे प्यार करती थी। इस बार मालती का नया अवतार देख करके गुड्डी और अम्मा दोनों हैरान थे। राजीव अपने कमरे में दोस्तों से घिरे थे और मालती रसोई में सब के लिए चाय नाश्ता बना रही थी। आंगन में बैठी गुड्डी ने अपनी फुआ सरोजनी देवी से पूछा कि फुआ आपको नहीं लगता कि भाभी बहुत बदल सी गई हैं? पहले अलग ही लगती थी, थोड़ी नकचढ़ी, थोड़ी गुस्से वाली और अपने आप में ही बिजी रहती थी, पर अब बहुत ही मिलनसार और प्यारी हो गई हैं।
आपको बहुत आदर और प्यार देती हैं, मुझे भी छोटी बहन के जैसे बुलाती हैं, दुलार करती हैं, खाना भी बढ़िया बनाती हैं। पर एक बात बताऊं, भैया के सामने भाभी एकदम गुमसुम रहती हैं और राजीव भैया भी उससे कोई बात नहीं करते हैं, जबकि पहले तो उनके पीछे पीछे घूमा करते थे। लेकिन ऐसा लगता है राजीव भैया पहले से बदल गए हैं, अब वह भाभी पर ध्यान नहीं देते हैं। कुछ तो हुआ है जो हमें नहीं पता है, गुड्डी ने दिमाग पर जोर डालते हुए कहा। पर बेटी बात क्या है, यह हमें कैसे पता चलेगा, हमें बताएगा कौन? सरोजनी देवी चिंता में डूबी सोच रही थी। इसका तो जवाब सिर्फ रूपा दीदी ही दे सकती हैं, शायद उन्हें मालूम हो इन दोनों के बीच मसाला क्या है। गुड्डी के हाथों नाश्ता चाय भिजवा करके मालती अपनी सास के पास बैठ गई तो सरोजनी देवी ने पूछा, क्यों बहू सब ठीक तो है ना? तुम्हारे और राजीव के बीच परेशानी तो नहीं है? चाय नाश्ता गुड्डी के हाथों क्यों भिजवा दी, तुम क्यों नहीं गई? उसके दोस्त सब क्या कहेंगे कि राजीव की बहू क्यों नहीं आई? नहीं अम्मा जी, इतने लोगों के बीच जाना मुझे अच्छा नहीं लगता। किसी से जान पहचान तो नहीं, जा करके भी क्या करूं? पर जान पहचान तो बनाने से बनता है ना, और जब तक सबसे मिलोगी नहीं तो पहचान कैसे बढ़ेगी? हाँ अम्मा वो तो है, पर आपके होते ये सब की जरूरत ही क्या है? मालती ने मुस्कुरा करके कहा। तो सरोजनी देवी कुछ ना कह सकी। 2-3 दिन यूं ही निकल गए। मालती अपने रोज का रसोई बर्तन करती, सबको टाइम टू टाइम खाना दाना करवाती, बचे समय में गुड्डी के साथ कहानियां पढ़ती, अम्मा जी की सेवा करती, और राजीव या तो अपने बेडरूम में पड़े पड़े रेडियो पर गाना सुनते और शाम होते ही दोस्तों के साथ निकल जाते तो रात के खाने पर ही आते। मालती कुछ भी बात करने की कोशिश करती तो नजरअंदाज कर देते। सुबह सुबह ही राजीव नयन ने ऐलान कर दिया कि अम्मा अब मैं स्वस्थ हूँ और अब स्कूल जा सकता हूँ, इसलिए आज शाम तक लाजपत नगर स्कूल के लिए निकल जाऊंगा, तो कल सुबह के स्कूल पकड़ लूंगा। अम्मा ने कहा, ठीक है बेटा, इतनी जल्दी भी क्या है, 1-2 दिन और रुक जाओ, अभी तो जी भर के देखा भी नहीं है तुम्हें। राजीव ने कहा, नहीं माँ, बेकार में छुट्टी क्यों बढ़ाना, वैसे भी मेरी वजह से बच्चों की पढ़ाई का बहुत नुकसान हो गया है, अब और देर करना मुनासिब नहीं है। तो अम्मा ने कहा, ठीक है राजू, मगर तुम्हें याद है ना, अगले महीने होली है और घर में नई बहू है और गुड्डी भी है, तो सब के लिए होली के कपड़े लेकर के आना, और हाँ हफ्ते हफ्ते में आते रहना, ठीक है? अम्मा ने सख्त हिदायत दी। कोशिश करूंगा, राजीव ने कहा। मालती जी की बरामदे की ओट से मालती जो कि बरामदे की ओट में खड़ी थी, राजीव की बात सुन करके बहुत दुख हुआ। वह मायूस हो गई और राजीव से यह उम्मीद नहीं थी। उन्होंने उसे बताना जरूरी नहीं समझा। क्या इतनी दूरियां आ गई हैं हमारे बीच? क्या यह मुझे प्यार नहीं करते हैं? उसके मन में तरह तरह के सवाल चल रहे थे। दोपहर में जब अम्मा और गुड्डी अपने कमरे में आराम कर रही थी, मालती राजीव का रास्ता देख रही थी। पता नहीं क्या हुआ था, सुबह से ही गायब थे। मालती इंतजार में बैठी ऊँग रही थी, तभी मुख्य दरवाजा खुलने की आवाज आई और फिर किसी के पदचाप की। मालती खड़ी हो गई। कुछ देर बाद राजीव अंदर आए। लगभग 3 बजने वाले थे। मालती ने पूछा, कुछ भी नहीं, पर सवालिया निगाहों से देखा तो राजीव थोड़े सकुचाए। सफाई देते हुए कहा कि अरुण को पता चला कि मैं आज शाम को वापस स्कूल जा रहा हूं, तो जबरदस्ती रोक लिया और खाना भी वहीं खा लिया, इसलिए तुम खा लो। मालती की आंखों में आंसू तैर गए, जिसे राजीव ने भी नोटिस किया और उन्हें बहुत बुरा फील हुआ। वो कहते हैं ना, जैसे किसी इंसान की बुराई जाते जाते जाती है, वैसे ही अच्छाई भी जाने में वक्त लगता है, और अपने शरीर की अच्छाई मिटते देख बहुत दर्द भी होता है। पर उन्होंने कहा कुछ भी नहीं और अपने कमरे में चले गए। मालती भी पीछे पीछे आ गई। राजीव बिस्तर पर लेटे थे। मालती को देखा तो आंखों को हाथ से ढक लिया और लेटे रहे। मालती कुछ देर मूर्तिवत खड़ी रही और फिर धीरे से बोली, मुझसे क्या अपराध हुआ है जिसकी सजा दे रहे हैं मुझे आप? राजीव पूर्वत पड़े रहे। कहिए ना राजीव, क्यों खफा हैं आप मुझसे? मुझसे अगर कोई भूल हुई है तो माफ कर दीजिए ना, आपका दिल तो बहुत बड़ा है। हाँ मैं मानती हूँ, मैंने आपको बहुत सताया, बहुत परेशान किया, पर वो कल की बातें हैं। आज मैं आपकी इज्जत करती हूँ, आपकी भावनाओं की कद्र कर। मुझसे इस कदर नाराज हो के तो ना जाइए। मैं आपके बिना आपकी बेरुखी के साथ कैसे जी पाऊंगी?
मुझ पे तरस खाइए। मालती ने आंसुओं से अपने मन के गुबार को तोड़ दिया। राजीव ने हौले से कहा कि इन सब के लिए अब देर हो चुकी है मालती, अब रोने का कोई फायदा नहीं है। उन्होंने थोड़ा ऊंची आवाज में कहा कि फिक्र की कोई बात नहीं है मालती, अम्मा और गुड्डी तुम्हारे पास हैं ना, और फिर होली तक पिताजी भी आ ही जाएंगे। और आप? मालती ने झट से पूछा। तो पहले तो वो चुप हो गए, फिर थोड़ी देर बाद बोले कि देखता हूँ, छुट्टी मिलेगा तो जरूर आऊँगा। अपना और घर वालों का ध्यान रखना। और फिर वो जाने की तैयारी करने लगे। मालती चुपचाप बस देखे जा रही थी। मालती को तन्हाई में बिखरने के लिए छोड़ करके शाम 4 बजे की गाड़ी से राजीव नयन लाजपत नगर के लिए निकल पड़े। और वो दरवाजे की ओट में खड़ी अपने आंखों में झिलमिलाते आंसुओं को समेटे उस निर्मोही को जाते हुए देखती रही, जिसने उसे पलट करके भी ना देखा। अम्मा गौशाले में गायों को चारा दे रही थी। राजीव नयन ने झुक करके प्रणाम किया और कहा, अम्मा मैं चलता हूँ, अपना और घर का ख्याल रखना। अम्मा की आंखों में भी नमी आ गई थी। आंचल के कोरों से आंखों को पोंछते हुए बोली कि बेटा जल्दी आने की कोशिश करना और चिट्ठी पत्री भी देते रहना। राजीव ने ऐसा ही करने का आश्वासन दिया और चल दिए अपनी मंजिल की ओर। राजीव को गए लगभग 8 दिन हो गए थे। यूं तो मालती अपने आप को काफी सहज रखने की कोशिश करती, और करे भी क्या ना। अम्मा जी उसका बेहद ख्याल तो रखती थी। मालती को अपनी माँ की याद नहीं आती थी, क्योंकि सरोजनी देवी उसे अपनी बेटी से कम नहीं समझती थी। और गुड्डी भी भाभी को रखने का भरपूर कोशिश करते थे। पर कभी कभी मालती अकेले में उदास बैठी होती तो गुड्डी को बहुत बुरा लगता। वह भी छोटी थी, पर इतना तो समझ ही सकती थी कि भाभी के चेहरे पर उदासी के जो बादल छाए हुए हैं वो राजीव भैया की मेहरबानी है। अब उसकी ये कमी तो वह पूरा नहीं कर सकती है, किंतु वे ज़्यादा से ज़्यादा वक्त भाभी के साथ ही बिताती, साथ में गाने सुनती, साथ में बातें करती और अपनी सहेलियों को बुला करके सबके साथ लूडो और अंताक्षरी खेलती। ऐसा नहीं था कि मालती के दिन नहीं कट रहे थे, परंतु दिल खुश नहीं था। अक्सर रातें तन्हाई में बिलखते हुए गुजरती। हर दिन डाकिये का इंतजार करती और शाम होते ही निराशा गहरी हो जाती। कई दफ़ा अपने दिमाग पर जोर डालती कि आखिर गलती कहाँ पर हुई, मैंने ऐसा कौन सा गुनाह किया कि वो इस कदर खफा हो बैठे। पर कहते हैं अक्सर हम उन गलतियों को गिनते भी नहीं हैं जो किसी दिल का नासूर बन जाते हैं। और यही मालती के साथ भी हुआ था। अब तो घंटों उनकी याद में आंसू बहाना ही उसकी नियति यानी किस्मत थी। राजीव का मन मालती के प्रति इतना कठोर हो जाएगा ये तो उन्होंने सोचा ही नहीं था। पर मालती अगर उदास थी तो खुश वो भी नहीं थे। उन्हें भी मालती की यादें हर पल तड़पाती थी और वो सोचने पर मजबूर हो जाते। अक्सर ख्यालों में मालती से शिकायत करते, मालती तुमने अच्छा नहीं किया, काश मैं कसम खाने के पहले ये जान पाता कि तुम मुझसे इतना प्यार करती हो तो आज ये नौबत नहीं आती। काश मैं तुम्हें समझ पाता कि मैं इतना मजबूर हूँ और मैं तुमसे कह पाता हूँ कि तुम्हारे प्रति मेरा यह दुर्व्यवहार सच्ची नहीं बल्कि एकदम झूठी है। मैंने तो तुम्हें अपनी सांसों में बसाया, अपने दिल में हमेशा तुम्हारी सूरत सजा के रखा, उस पर मेरी सेवा में तुम्हारा समर्पित भाव। मैं चाहूं भी तो तुमसे नफरत नहीं कर सकता, तुम तो मेरी जान हो और हमेशा ही रहोगी। पर मुझे माफ कर देना, मुझे तुमसे दूर रहना ही होगा। मालती की तबीयत आज सुबह से खराब लग रही थी। सर भारी भारी था और मन खट्टा हो रहा था। हल्का बुखार भी था। रसोई बनाने का बिल्कुल मन नहीं हो रहा था, लेकिन किसी तरह रसोई में लगी थी। सरोजनी देवी और गुड्डी दोनों मिलकर के होली की सफाई में लगे थे। सारे कमरों की सफाई का अभियान चालू था। गुड्डी बांस की सीढ़ियों पर चढ़ करके छतें, सीलिंग और रैकों को झाड़ रही थी और अम्मा बेड बिछावन साफ करने में लगी थी, इसलिए किसी का ध्यान मालती की तरफ नहीं था। अचानक मालती को उल्टी आने लगी तो आंगन के कोने में बनी बाथरूम की तरफ भागी। उल्टी की आवाज गुड्डी के कानों में पड़ी तो गिरते गिरते भाग करके आई। अरे फुआ देखिए ना, भाभी को क्या हो रहा है, उल्टी आ रही है इनको। और फिर जैसे कुछ याद आया और खुशी से उछल पड़ी और जोर जोर से हंसने लगी। फिर बोली कि भाभी शुभ समाचार है क्या। इससे पहले कि मालती कुछ कहती गुड्डी जोर से चिल्ला उठी, फुआ जल्दी आइए, आप दादी बनने वाली हैं। उसके कानों में जैसे ही सुनाई पड़ा भागी भागी आई। क्या हुआ गुड़िया, क्यों शोर कर रही हो, बहुरिया ठीक तो है। हाँ फुआ बहुरिया एकदम ठीक है।
फुआ बात ही कुछ ऐसी है, आप सुनेंगी तो आप भी उछल पड़ेंगी। क्या बात है बताओ तो, क्या पहेलियां बुझाने में लगी हो? सरोजनी देवी अधीर हो रही थी। बात ही कुछ ऐसी है, आप सुनोगी तो आप भी उछल पड़ोगी। बात क्या है बताओ तो, क्या पहेलियां बुझाने में लगी हो? सरोजनी देवी अधीर हो रही थी। भाभी माँ बनने वाली हैं। और सच में राजीव की अम्मा उछल पड़ी। मालती को काटो तो खून नहीं, ये क्या बोल रही हैं दोनों? मैं क्या बोलूं इनसे, उस पर इनकी खुशी बेपनाह है। या ठाकुर जी मैं क्या करूं, मुझे रास्ता दिखा। वह दोनों हाथ जोड़ करके ईश्वर से प्रार्थना करने लगी। भला मैं इन्हें कैसे समझाऊं कि ये तो संभव ही नहीं है, हमारा कोई संबंध नहीं है और ना ही इसकी गुंजाइश हुई है। इनकी बातों को राजीव ने यकीन कर लिया तो एक तो वैसे ही मुंह मोड़ करके बैठे हैं, इसके बाद पता नहीं क्या होगा। अम्मा जी मालती की नज़र उतार रही थी और बार बार बलैया ले रहे थे। मालती को कुछ बोलते ना बना था, मानो जबान को लकवा मार गया हो। जैसे तैसे होली करीब आ रही थी। मालती का चेहरा दिन प्रतिदिन पीला पड़ते जा रहा था। देह में कुछ तो परेशानी थी ऐसा लग रहा था, पर क्या थी यह वह नहीं समझ पा रही थी। चिंता उसके शरीर को गलाए जा रही थी। आजकल रूपा की बहुत याद आती है, कई बार उसकी याद में रो पड़ती। अपने मन की तकलीफ कहे भी तो किससे, अम्मा जी से बोल नहीं पाती। और गुड्डी अभी छोटी थी इन सब बातों के लिए, पर अपने डर पे कैसे काबू पाए। अब तो ईश्वर से यही मना रही थी कि राजीव जी होली में ना आए तो अच्छा है। अम्मा ने उन्हें आते ही यह खुशखबरी सुना दी तो क्या होगा? क्या वो ये वज्रपात सह पाएंगे? और उनके मन में लेस मात्र भी अपने लिए संदेह मैं कैसे बर्दाश्त कर सकूंगी? उनकी शक से भरी आंखों का सामना मैं कैसे कर पाऊंगी? इससे तो हे प्रभु उनके आने के पहले मुझे मौत दे दो। अपनी बेबसी पर दिन रात आंसू बहाती, हाय जिसके आने के लिए एक एक पल का रोज इंतजार करती थी, अब उसके ना आने की दुआएं मांग रही थी। नियति के इस फैसले से बेहद नाराज थी। हाय रे वह निर्मोही पहले ही खार खाए बैठा है, अब तो मेरी तरफ देखेंगे भी नहीं। अम्मा जी ने पहले ये खुशखबरी अपने पड़ोसियों को बताया और फिर धीरे धीरे कुछ ही दिनों में वह जंगल में लगी आग की तरह चारों तरफ फैल गई और राजीव के दोस्तों तक भी इस आग की लपटें पहुंच गई। अरुण तो सुन के खुशी और आश्चर्य से उछल ही पड़ा। अच्छा जी, तो जनाब छुपे रुस्तम निकले, आने दो तब बताते हैं, गिन गिन करके सबका हिसाब बराबर लेंगे। महीने के दिन भी निकल गए थे जिससे उसकी उलझनें और गहरी हो गई थी कि आखिर बात क्या है। अब तो मन में बुरे बुरे ख्याल भी आने लगे थे। वह भी भयभीत होने लगी थी कि कहीं अम्मा जी की बात सच तो नहीं है। पर नहीं, भला ये कैसे हो सकता है? एक और जहां उसके होशो हवास धीरे धीरे खोने लगे थे, वहीं अम्मा जी के मन में एक नई चेतना का संचार होने लगा था। पोते को देखने का सुख अभी से अनुभव करने लगी थी। उनके चेहरे पर खुशी साफ झलकती थी, जिससे मालती के मन को पीड़ा और गहरी होती जाती। ऐसा नहीं था कि वो यह सुख उन्हें देना नहीं चाहती थी, पर इस तरह नहीं। यह तो उसके माथे पर बदनामी का दाग था। हालांकि वह इतनी भी नादान नहीं थी कि यह ना समझे कि बिना पुरुष के किसी स्त्री का मां बनना असंभव है, पर परिस्थितियां जो जाहिर कर रही थी उसे भी नजरअंदाज नहीं कर पा रही थी। देखते देखते होली आ गई। नहीं आए तो राजीव अभी तक दूर दूर तक अता पता नहीं था। और एक ओर जहां अम्मा चिंता में डूबी जा रही थी, वहीं मालती ईश्वर का शुक्रिया अदा कर रही थी। पर मालती की तबीयत दिनों दिन बिगड़ती जा रही थी। शरीर के सारे सिस्टम जीन्स और इशारे कह रहे थे, जिससे वह बेहद भयभीत थी। होली के 2 दिन बाद राजीव की चिट्ठी आई, वो भी अम्मा जी के नाम। मालती के लिए कुछ भी नहीं और खत में भी उसके लिए कुछ भी नहीं। ना ही दुआ, ना सलाम, ना कोई खोज खबर और ना उसके लिए कोई पैगाम। मालती का दिल हाहाकार कर उठा। बैरी ने पूरे खत में उसके बारे में एक बार भी नहीं पूछा कि मालती जिंदा है या उसकी याद में घुट घुट करके मर गई। अम्मा को लिखा कि विद्यालय में उनका काम बहुत पेंडिंग होने के कारण आने की फुर्सत नहीं मिली। बाकी सब बढ़िया है, छुट्टी मिलते ही 10-15 दिनों के भीतर घर आने की कोशिश करूंगा। आशा करता हूं गुड्डी यहीं होगी। बाकी सबका होली अच्छे से बीता होगा। आप अपना ख्याल रखिएगा, आपका राजीव। गुड्डी ने चिट्ठी बंद कर दिया और फुआ की ओर बढ़ा दिया।
चिट्ठी की बात सुनकर के अम्मा जी के चेहरे पर सुकून था, वहीं गुड्डी के मन में गहरी चिंता हो रही थी और ढेरों सवाल उमड़ रहे थे कि आखिर भैया ने पूरे खत में भाभी के बारे में क्यों नहीं पूछा। आखिर ऐसी क्या बात है जो भैया और भाभी दोनों हम सबसे छुपा रहे हैं। यूं तो अम्मा जी मालती की देखभाल में कोई कसर नहीं छोड़ती थी, पर मालती धीरे धीरे एकदम कमजोर होने लगी थी। उसके पेट में दर्द रहने लगा था। उसने एक आध बार कहा भी अम्मा से कि अम्मा जी मेरे पेट में हल्का हल्का दर्द रहता है। तो अम्मा ने कहा कि बहुरिया शुरू शुरू में होता है, ये सब सामान्य लक्षण है, तू चिंता मत कर, सब ठीक हो जाएगा। अब बेचारी क्या समझाए अपनी सास को कि कुछ ठीक तो नहीं है। उसे खाना पीना कुछ ना सुहाता था, दिन रात चिंता में डूबी रहती थी और यही सोच खाए जाती कि आगे क्या होगा। सुबह सुबह छत पर कौवे काँव काँव लगा करके करने लगते थे। अम्मा ढ्योरी से ही बोल पड़ी कि देखना गुड्डी, कौन कौवा लगातार बोल रहा है, लगता है आज कोई आने वाला है। हाँ फुआ, मुझे भी लगता है कि आज राजीव भैया आएंगे। गुड्डी रसोई में मालती के साथ खाना बनाने में मदद कर रही थी, वहीं से बोल पड़ी। रोटी बेल रही मालती का हाथ अचानक रुक गया। क्या हुआ भाभी, आप क्या सोचने लगी? आप कुछ परेशान दिख रही हैं। नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, मालती ने अपने आप को संभाला। तो चलिए जल्दी जल्दी खाना बना करके नहा धो करके थोड़ा अच्छे से तैयार हो जाइए। मेरा दिल कहता है आज भैया जरूर आएंगे। मालती को समझ नहीं आ रहा था कि ये सुन करके ये खुश हो या उदास, पर जो भी हो सामना तो करना ही था। इधर कुछ दिनों से राजीव का मन एकदम उचाट हो रहा था। रह रह करके मालती की याद सताने लगी। कई बार ये भ्रम होता कि मालती उन्हें पुकार रही है। अधिकतर सपने में देखते कि मालती उनके पास खड़ी है, चेहरा एकदम मलिन है और शरीर बहुत कमजोर सा जान पड़ता है। राजीव को किसी अनहोनी की आशंका सताने लगी थी। होली में गांव न जाने पर रोज पछताते और सोचते कि जाने मालती पर क्या बीतती होगी। इसलिए उन्होंने स्कूल से लीव ले लिया और कुछ दिनों के लिए सुबह सुबह ही तैयार हो करके घर के लिए निकल पड़े। संयोग बस लगी थी तो तनिक भी देरी किए बगैर बस पर बैठ गए। बस भी जैसे उनका ही इंतजार कर रही थी, बैठते ही चल पड़ी। रास्ते भर सोचते जाते कि मालती ठीक हो भगवान, उस पर कोई मुसीबत ना आई हो। मैं अपनी कसम तोड़ दूंगा, जा करके उसे गले लगा लूंगा। हे प्रभु उसे सही सलामत रखना। वो तो पगली मेरी रोज राह तकती होगी, रोज मेरी चिट्ठियों का इंतजार करती होगी और ना पा करके उदास हो जाती होगी और फिर घंटों बैठ करके मेरी तस्वीर से शिकायत करके आंसू बहाती होगी। पर अब बस बहुत हो चुका रूठना मनाना, अब और नहीं। मालती को तड़पा करके मैं खुद भी तड़प रहा हूँ, पर अब और नहीं। मैं अपने और मालती के बीच की सारी दूरियां मिटा दूंगा। अब हमें एक होने से कोई नहीं रोक सकता, मैं भी नहीं। दोपहर होने से पहले गांव पहुंच चुके थे और अपने ही ख्यालों में डूबे घर जा रहे थे। रास्ते में एक दो बुजुर्ग दादियां मिली तो उन्होंने पैर छू करके प्रणाम किया। सब ने मुस्कुरा करके कहा खूब खूब आशीष दिया, जियो बबुआ, 1 से 21 हो जाओ। राजीव को थोड़ा अजीब लगा कि आखिर आज ये लोग किस तरह के आशीर्वाद दे रहे हैं, पर ख्याल झटकते हुए घर की ओर चल पड़े। घर पहुंचे तो देखा एक अत्यंत दुबली पतली औरत सर पे आंचल डाल करके गर्दन झुकाए आंगन में झाड़ू लगा रही थी। मन ही मन सोच कि ये कौन है, अम्मा ने काम वाली रख लिया क्या, मुझे बताया भी नहीं। अम्मा अम्मा की आवाज लगाई तो उस औरत ने सर उठा करके देखा और देखते ही चेहरे पर भय और विस्मय से चेहरा और पीला पड़ गया और राजीव उसे देख करके एकदम से चौंक गए। मन ही मन बुदबुदाए, मालती का ये हाल कैसे हो गया? क्या मेरा सपना सच था? मालती के हालात की जिम्मेदार मैं ही हूँ। मेरी बेरुखी ने ही मालती को इस हाल में पहुंचा दिया। उन्होंने बोलना चाहा मालती, पर तब तक मालती अपने कमरे में जा चुकी थी। राजीव की आवाज़ सुन करके अम्मा, जो अभी अभी अपने कमरे में आराम करने गई थी और थोड़ा आंख लग गई, पर बेटे की आवाज़ सुन करके चौंक करके उठ बैठी और गुड्डी से बोली कि गुड्डी देखना, यह तो राजीव की आवाज़ लगती है। हाँ फुआ, मुझे भी ऐसा लगता है। गुड्डी ने भी हामी भरी और फिर दौड़ करके बाहर आई। राजीव को देख करके खुशी से चिल्ला उठी, भाभी देखो कौन आए हैं। मैना कहती थी कि आज भैया आएंगे और देखिए सच में भैया आए हैं, जल्दी से आ जाइए। सरोजनी देवी भागी भागी बाहर आई। बेटे पर नजर पड़ते ही आंखों से खुशी के आंसू झिलमिला उठे। राजीव
कहाँ रह गया था बेटा? माँ की याद नहीं आती थी? होली में क्यों नहीं आया? मेरी नहीं तो उसका तो ख्याल कर लेते, जो तुम्हारे लिए आंखें बिछाए बैठी थी। राजीव उनके कदमों में झुक गए, पैर छू करके प्रणाम किया और माँ के गले लग करके बोले, माँ फुर्सत नहीं मिली, नहीं तो जरूर आता। अच्छा चल ठीक है, चल बैठ, हाथ पैर धो करके थोड़ा आराम कर, तब तक मैं खाने पीने का इंतजाम करती हूँ। माँ आप क्यों इंतजाम करोगी? बाकी सब है ना घर में? हाँ बेटा, पर बहुरिया की तबीयत अभी थोड़ी ठीक नहीं रहती है ना, तो मैं ही कर लूँगी। क्यों, क्या हुआ है? सब्र रख, बताती हूँ, अम्मा ने हंसते हुए कहा और रसोई में थोड़ा गुड़ उठा करके ले आई। राजीव के मुंह में डालते हुए कहा, बेटा मुंह मीठा कर, तू बाप बनने वाला है। क्या? राजीव को मानो 1000 सांप एक ही बार में डस लिए हों, इतना जोर का झटका लगा। ये क्या कह रही हैं मम्मा? हाँ बेटा, मैं सच कह रही हूँ, मेरी बहू पेट से है। और वही हुआ जिसका मालती को डर था। राजीव का सर दर्द से फटने लगा। एक ही पल में वो सारे प्यारे एहसास गायब हो गए जो बस में सोचते आ रहे थे। उनके मन में विचारों की आंधियां चलने लगी। तो क्या ये सच है? इसीलिए मालती की ये हालत हो गई है? नहीं, ये कैसे संभव है? तो फिर क्या बात है? क्या मालती ने मुझे धोखा दिया है? छी छी, मैं ये सोच भी कैसे सकता हूँ। मालती मेरे वियोग में मर जाएगी, पर इस तरह के दुष्कर्म नहीं करेगी। उसका मन निर्मल है, वह गंगा की तरह पवित्र है। वह कुछ भी अनैतिक करने के लिए सोचेगी भी नहीं। वो अपने दिल को बार बार विश्वास दिला रहे थे, परंतु दिल में शक रूपी बबूल को जन्म कहीं ना कहीं हो चुका था। तो फिर ये क्या है? क्यों है? क्या अम्मा को कुछ धोखा हुआ है? और वो गलत सोच बैठी। हजारों सवाल दिमाग की नसों से टकरा करके लहूलुहान हो रहे थे। जी चाहता था उल्टे पांव वापस लौट जाए। अब तो उस बेवफा को देखना भी गंवारा नहीं था, पर अम्मा क्या सोचेंगी, यही सोच करके रुक गए। अम्मा जी ने भोजन परोसा और कहा कि बेटा राजू उठो, खाना खा लो, भूख लगी होगी। नहीं माँ, भूख नहीं है। राजीव ने मना किया तो अम्मा पीछे पड़ गई। अरे ऐसे कैसे भूख नहीं है? क्या बात है, तेरा चेहरा क्यों उतरा हुआ है? जब से आया है यहीं पड़ा हुआ है, अपने कमरे में भी नहीं गया। बहू तुम्हारी राह देखती होगी। तू नहीं जानता तेरे नहीं आने से वह कितना उदास रहती है। ना ठीक से खाती है ना पीती है, एकदम से चेहरा पीला पड़ गया है उसका बेटा। भले घर की लड़की है, इसलिए अपने सारे कष्टों को अपने में ही समेट करके रखती है। मुंह से कभी कोई शिकवा शिकायत नहीं करती है और हमें तो बहुत मान देती है। गुड्डी से भी बहुत प्यार से रहती है, परंतु कुछ तो अपने भीतर छुपा के बैठी है जो उसे अंदर ही अंदर खाए जा रहा है। बेटा अब तू आ गया है तो उसका ख्याल रख और उससे पूछ के पता कर कि क्या हुआ है उसे। अम्मा की चिंता जायज थी और राजीव मन ही मन कह रहे थे, हूँ भले घर की लड़की है, पर काम तो भला नहीं किया ना। मुझसे प्यार का ढोंग करती रही और आगे सोच के ही चेहरे पर घिन के भाव उभर आए। मतलब भरोसा डगमगा ही गया। पूरा दिन निकल गया, पर मालती अपने कमरे से बाहर नहीं निकली और ना ही राजीव ने कोई खोज खबर ली। मालती अपने भाग्य पर आंसू बहाती रही, पर कोई नहीं आया उसके आंसू पोंछने। राजीव ने शाम को ही अनाउंस कर दिया कि माँ मेरा खाना मत बनाना, आज बाहर दोस्तों के साथ खाऊंगा, और दोस्तों से मिलने के बहाने घर से निकल पड़े। मालती बिल्कुल टूट गई। थोड़ी आस बाकी थी, वह भी टूट गई और सोचने लगी कि क्या यह वही शख्स है जो करीब 2 सालों तक अपने प्यार, सच्चे प्यार की दुहाई देते रहे, मुझे मनाने के लिए जमीन आसमान एक करते रहे, मुझे पाने के लिए कुछ भी कर गुजरने को तैयार थे। और अब जबकि मैं इनके प्यार और निस्वार्थ समर्पण के आगे अपना दिल हार बैठी, अपने मन मंदिर में उस देवता को निकाल करके इन्हें अपने दिलो दिमाग में बैठा लिया, तो इनका तथाकथित सच्चे प्यार कपूर की भांत उड़ने 5 मिनट भी ना लगे। एक भ्रम रूपी हवा को झोंका आया और उस पर मर मिटने के जज्बे को, भरोसे के मजबूत खंभे को यूं उड़ा ले गया जैसे सूखे तिनके को उड़ा ले जाती है। तो धिक्कार है ऐसे प्यार पर और ऐसे प्रेमी पर। उसकी आंखों के आगे राजीव के द्वारा की गई सभी प्यार भरी कोशिशें चलचित्र की भांति चलने लगी। उनका कुएं में गिरना पर बचाना, शादी के लिए आग्रह करना, पैर टूटने पर सेवा करना, सिनेमा हॉल में हाथ पकड़ना, डकैतों से बचाने के लिए कंधे में गोली झेलना, सब कुछ मालती का प्यार पाने के लिए
जद्दोजहद के बाद आखिरकार मालती के दिल में जगह बनाना और फिर उसी दिल को छलनी करने में पल भर भी देरी ना करना। मालती को जैसे प्यार शब्द से नफरत होने लगा। इतने खूबसूरत, इतने मजबूत रिश्ते की डोर इतनी कच्ची होती है, उसे अंदाजा ना था। उसे अपने आप से घिन आने लगी थी। क्यों उसने दोबारा दिल लगाया, जिसे तोड़ने में उस पत्थर दिल ने 2 लम्हा भी ना लगाया। एक बार भी आ करके ना पूछा कि मालती आखिर सच क्या है, मालती तुम्हें क्या परेशानी है। बस कहीं सुनी बातों पर यकीन करके शक का ठप्पा लगा दिया। छी, क्या उनके प्यार की इतनी छोटी उम्र थी, जरा सी ठोकर लगी नहीं कि बिखर गया। मालती की आंखें निरंतर बरस रही थी, जिससे उसकी तबीयत और खराब होने लगी थी। कुछ घंटे यूं ही रो लेने के बाद मन हल्का हुआ तो चादर से मुंह ढक करके सो गई। अंधेरा गहराने लगा था। अम्मा, जो कि अपने पड़ोसी छोटू की अम्मा के पास जा करके बैठी थी और साथ में गुड्डी भी गप्पे लड़ाने में व्यस्त थी, वापस आए तो घर में अंधेरा छाया हुआ था। किसी ने तुलसी जी के आगे दीपक या घर में लालटेन कुछ नहीं जलाया था। सौभाग्य से सरोजनी देवी बहुत अच्छी सास थी और मालती पर किसी भी परिस्थिति में कभी भी गुस्सा नहीं करती थी। सोनू गुड्डी से कहा कि बेटी जरा लालटेन जला दो और भगवान के आगे दिया भी जला के रख दो, और मालती के कमरे की ओर बढ़ गई। बाहर से ही आवाज लगाया, मालती बेटा तू ठीक तो है ना, कमरे में भी अंधेरा करके रखा है। और गुड्डी को बोला कि गुड्डी जरा लालटेन ले करके आओ, तो जरा गुड्डी दौड़ करके लालटेन ले आई। अम्मा ने देखा मालती चादर ताने सो रही है। उन्होंने उसका माथा छुआ, कहीं बुखार तो नहीं है, और हल्का बुखार जैसा लगा तो उन्हें मालती को उठाना मुनासिब नहीं लगा, इसलिए उसे बिल्कुल परेशान ना करते हुए बाहर निकल करके आ गई और गुड्डी से कहा कि गुड्डी बेटा खाना तुम बना लो, भाभी की तबीयत अच्छी नहीं लगती है। गुड्डी ने भी बिना ना नुकुर किए हाँ कर दी। खाना बनाने के बाद गुड्डी ने खाना परोस करके मालती के कमरे में ही पहुंचा दिया। मालती को उठा करके कहा, भाभी खाना खा लो। तो मालती ने कहा कि ठीक है आप रख दीजिए, मैं बाद में खा लूंगी। तो गुड्डी रख करके चली गई। राजीव ने तो खाने से मना किया था, तो दोनों फुआ भतीजी ने खाना खाया और अपने कमरे में सोने चली गई। दरवाजे की कड़ी खुली ही छोड़ दिया कि राजीव आएगा तो बंद कर लेगा। राजीव का मन आज घर आने को नहीं हो रहा था। सभी दोस्त उसे चिढ़ाने में लगे थे कि राजीव आज भाभी को तड़पाने का इरादा है क्या, इतने दिनों बाद आए हो, तुम्हारी राह देखती होंगी, क्यों बेचारी को परेशान कर रहे हो यार, आते ही लड़ाई झगड़े तो नहीं हो गए। कैसे यार, भाभी तो बहुत भोली हैं और बहुत नाजुक और खूबसूरत भी। वाह यार, क्या तकदीर पाई है तुमने, बीबी तो चांद का टुकड़ा मिली है और अब तो वो चांद के टुकड़े को जन्म भी देने वाली हैं। अरुण ने कहा तो बाकी सब दोस्त हैरानी से बोले कि क्या सच में, क्या यार तुमने इतनी बड़ी खुशखबरी हम सब से छुपाई। बस बहुत हो चुका, बंद करो तुम लोग ये बच्चों का राग अलापना। और मुझे कहाँ पता था कि मैं तुम लोगों से कहता, मुझे भी तो आज ही पता चला है। और फिर पैर पटकते हुए राजीव वहां से चले गए। अब इसे क्या हुआ, ये इतने गुस्से में आ गया क्यों? आज से पहले तो इस तरह कभी नहीं भड़का था। सब के सब हैरत में पड़ गए। राजीव अपने घर तो आ गए पर अपने कमरे में जाने का बिल्कुल मन नहीं हुआ, इसलिए बरामदे में पड़े खाट पर ही ढेर हो गए। टेंशन और भूख के मारे नींद आंखों से दूर थी। क्या करे कुछ समझ में नहीं आता था। यहाँ ठहरने का बिल्कुल मन नहीं हो रहा है, इसलिए तय किया कि सुबह उठ करके स्कूल के लिए पहली बस से पकड़ के चले जाएंगे। मालती का आप चेहरा ना देखेंगे, इसलिए सब कुछ अम्मा पर छोड़ करके भाग जाने का निर्णय करके सो गए। सुबह सबसे पहले अम्मा की आंख खुली और उन्होंने देखा कि राजीव बरामदे में खाट पर सिकुड़ा सोया है। तो उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ कि जो बच्चा मालती बहू का मुंह निहारते रहता था उसे अचानक ये क्या हो गया। उन्हें बड़ी चिंता हुई। राजीव राजीव कह के जगाया और कहा कि बेटा क्या बात है, तुम कमरे में नहीं गए और यहीं सो गए? हाँ अम्मा, कमरे में घुटन हो रही थी इसलिए इधर आकर के सो गया। अच्छा सुनो ना, गुड्डी से कह के जल्दी से चाय नाश्ता तैयार करवा दो, मुझे आज ही निकलना होगा स्कूल के लिए। पर बेटा ऐसी भी क्या जल्दी है, अम्मा ने कहा 2-4 दिन में वापस आ जाऊंगा। राजीव ने पहली बार अम्मा से झूठ बोला।
ठीक है, पर जाने से पहले एक बार बहू से अच्छी तरह से बात करके जा और उसे पूछो उसे कोई परेशानी तो नहीं है। राजीव ने भी झूठ मूठ में हाथ सिर हिलाया। माँ बेटे की आवाज सुन करके मालती की भी आंख खुल गई थी। उसने बिस्तर से उठना चाहा तो उसकी आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा और वह दोबारा लेट गई। चिंता तनाव भूखे पेट रहने के कारण उसका शरीर और भी कमजोर हो गया था। राजीव ने बेमन से एक दो रोटियां खाई और चाय पी तथा बस न छूटे इसलिए जल्दी जल्दी तैयार होने लगा। खूंटी पर नजर गई तो शर्ट पैंट गायब था। गुड्डी को आवाज लगाई, गुड्डी मेरे कपड़े कहाँ गए? गुड्डी ने रसोई से ही जवाब दिया, भैया शायद फुआ ने अपने कमरे में टांग दिए हैं। क्या? राजीव झुंझला उठे और मजबूरी में चुपचाप कमरे की ओर बढ़ गए। जब से राजीव आए थे गुड्डी को उनका मिजाज कुछ बदला बदला लग रहा था। उस पर उनका बाहर सोना और मालती से एक बार भी ना मिलना उनके शक को यकीन में बदल दिया था कि कुछ तो बात है। इसलिए अब राजीव नहाने गए तो गुड्डी ने झट से कपड़े कमरे में जा करके टांग आई। राजीव की आहट को पा करके मालती किसी तरह उठ करके बैठ गई और राजीव को देखा। क्षण भर के लिए उन्होंने भी देखा, दोनों की नजरें टकराई पर राजीव नजरअंदाज करके जाने लगे। मालती ने किसी तरह हिम्मत जुटा करके पुकारा, राजीव। राजीव न चाहते हुए भी रुक गए। एक बार पूछेंगे नहीं कि मैं कैसी हूँ? हमसे ऐसी क्या गलती हुई जो इस तरह से मुंह फेर के जा रहे हैं? ये भी कोई पूछने की बात है? सब कुछ तो नजर आ रहा है, अब पूछने को रह ही क्या गया है? राजीव ने नफरत से कहा, तो क्या आपका प्यार इतना कमजोर था, जरा सी ठेस से चूर हो गया? आपको अपने प्यार पर जरा भी एतबार नहीं है? हमारे बीच विश्वास की डोर इतनी कच्ची है। विश्वास की बात क्यों करती हो मालती, जब सब कुछ आंखों के सामने है? कभी कभी आंखों देखा सच नहीं होता है राजीव बाबू, मालती ने बहुत बेबसी से कहा। ठीक है, अब बहस करके कोई फायदा नहीं है, मेरी बस छूट जाएगी, मुझे जाने दो, अपना ख्याल रखना। कहते हुए राजीव जाने लगा। मालती पूरे हिम्मत जुटा करके बिस्तर पर से कूद पड़ी और राजीव का हाथ पकड़ करके रोक लिया। मुझे इस तरह रुसवा करके तो ना जाइए, मैं जीते जी मर जाऊंगी। मेरा भरोसा करिए, मैं भी उतनी ही हैरान हूँ जितना आप हैं। मेरा विश्वास करिए, मैंने कोई भी गलत काम नहीं किया है, मुझ पर यकीन करिए। दया करके मुझे अकेले छोड़ करके मत जाइए। हो सके तो रूपा और मेरे भैया को बुलवा दीजिए, मैं आपका उपकार मानूंगी। राजीव पर तो भूत सवार था, उपकार तो वह तुम मुझ पर करो और मुझे जाने दो। उन्होंने मालती का हाथ छुड़ा करके तेजी से झटक दिया। मालती को चक्कर आया और चौखट पर सर के बल गिर गई। गिरने की आवाज सुन करके सरोजनी देवी हाय हाय करती भागी, साथ में गुड्डी भी। मालती बेहोश हो चुकी थी। राजीव को तो काटो तो खून ही नहीं था, एक पल के लिए जम गए। हाय मार दिया बहू को, अम्मा चिल्लाने लगी तो उन्हें होश आया। गुड्डी पानी लेकर के दौड़ी, जल्दी से मुंह पर पानी का छींटा मारा पर मालती पर कोई असर नहीं हुआ। अब तो राजीव की जान सूख गई। किसी तरह गोद में उठाया और सड़क की तरफ भागे। पीछे पीछे गुड्डी और अम्मा भी। बड़ी मुश्किल से एक जिप्सी दिखा तो हाथ जोड़ करके रुकवाया और दरवाजा और अस्पताल लेकर के भागे। मालती अब भी बेहोश थी। राजीव उसका सर अपनी गोद में रखे हुए थे और उसके पीछे मुरझाए चेहरे को देख करके हैरत में थे, सोच में डूबे थे कि सच क्या है और झूठ क्या है। मालती के इस हालात के जिम्मेदार कौन है? क्या मैं? प्रेमी मन कहता है कि हाँ राजीव तुम ही हो इसकी इस हालत की जिम्मेदार, परंतु अहंकारी पुरुष मन साफ इनकार कर देता और सारा दोष मालती में ही देखता। अस्पताल आ गया था। गाड़ी रुकते ही आंधी तूफान की तरह राजीव मालती को लेकर के दौड़ पड़े। जल्दी जल्दी एडमिट करवाया और काउंटर पे बैठी नर्स को सारा इन्फॉर्मेशन दे करके नंबर लगाया। डॉक्टर ने राजीव को अंदर बुलाया। अम्मा और गुड्डी बाहर बेंच पर बैठ गए। डॉक्टर ने कहा कि मरीज को क्या प्रॉब्लम है, इसका पता लगाने के लिए हमें इनका पूरा फिजिकल टेस्ट लेना होगा। मरीज बेहद कमजोर जान पड़ती है, ऐसा लगता है किसी तरह का दिमाग पर गहरा सदमा लगा है। राजीव ने कहा, डॉक्टर क्या मालती प्रेग्नेंट है? तो डॉक्टर ने कहा कि इसका पता तो हम चेकअप के बाद ही लगा पाएंगे। ठीक है, हम टेस्टिंग शुरू करते हैं, आप लोग बाहर बैठ करके इंतजार करिए। खून और पेशाब के माध्यम से सारे टेस्ट करने के 2-3 घंटे बाद डॉक्टर ने राजीव की अम्मा
और राजीव को अंदर बुलाया और कहा कि आपकी पत्नी को थायराइड का प्रॉब्लम है। थायराइड अत्यधिक बढ़ जाने के कारण इनकी माहवारी रुक गया है, सो शी इज नॉट प्रेग्नेंट। और एसिटिक अम्ल ज्यादा बनने से उल्टी की प्रॉब्लम होती है। एक बात जो चिंताजनक है, इनको किसी बात का भयानक डर या सदमा लगा है जिसकी वजह से इनकी सेहत पर बहुत बुरा असर हुआ है। सो इनका बहुत ख्याल रखना होगा। किसी भी तरह की चिंता डिप्रेशन से हो सके तो दूर रखिए। फिलहाल मैं 1 महीने की दवा लिख दे रहा हूँ। 1 महीने बाद पेशेंट को ले आइए। राजीव की आंखों से पश्चाताप के आंसू झरझर गिर रहे थे, वो शर्म से मरे जा रहे थे। खैर, पानी का दूसरा बोतल चढ़ते चढ़ते मालती को होश आ गया था। डॉक्टर ने नर्स को 2 बोतल और चढ़ाने की हिदायत दी और राजीव से कहा कि आप पेशेंट से मिल सकते हैं तथा शाम तक घर ले जा सकते हैं। अम्मा और गुड्डी मालती के पास पहले ही पहुंच गए थे। मालती को सही सलामत देख करके अम्मा की जान में जान आई। मालती ने पूछा कि अम्मा जी, डॉक्टर साहब ने क्या कहा? तो गुड्डी ने उदास लहजे में कहा कि भाभी, आपको थायराइड है। और वो क्या कहते हैं? हाँ, पेट में गैस है, आप कोई माँ बनने वाली नहीं हैं। मालती के मन में जैसे भारी बोझ उतर गया। उसकी आंखों से खुशी के आंसू बह निकले। राजीव की हिम्मत नहीं हो रही थी मालती के सामने जाने की। अम्मा और गुड्डी जब किसी कारण बस बाहर निकले तो राजीव हाल में आहिस्ता से मालती के कमरे में घुस गए। मालती की आंखें बंद थी और आंसुओं की धार अभी भी बह रही थी। राजीव आत्मग्लानि में डूबे किसी तरह भारी कदमों से मालती के पास पहुंचे और उसके पैरों के पास बैठ गए। 1 मिनट तक उसे एकटक देखते रहे और फिर उनकी आंखों से पश्चाताप का आंसू बह निकला। उन्होंने मालती के दोनों पैर पकड़ लिए और उस पर अपना सर टिकाते हुए सुबक सुबक करके रोने लगे। मालती ने डर करके अपनी आंखें खोली तो क्या देखती है, राजीव उनके कदमों में झुके हुए हैं। वह बहुत घबरा गई और उठने की कोशिश करने लगी। यह क्या कर रहे हैं आप? उसके मुंह से निकला। राजीव ने उसे लेटाते हुए कहा कि मालती, मुझसे पाप हुआ है। मैंने तुम्हारी पवित्रता पर शक किया है। मैंने तुम्हें गलत समझा। मैं बेहद शर्मिंदा हूँ और अपने आप को कोसता हूँ कि मेरे मन में यह ख्याल आया भी कैसे। तुम तो देवी हो। शादी के इतने दिनों बाद भी तुमने मुझे छूने तक नहीं दिया, क्योंकि तुम्हारे दिल में राघवेंद्र की यादों के अलावा किसी के लिए कोई जगह नहीं थी। फिर मैं यह कैसे सोच बैठा कि जो स्त्री अग्नि के समक्ष 7 फेरों के बावजूद भी, सामाजिक मान्यताओं के बावजूद भी अपने पति को अपना तन मन ना सौंप सकी, वह किसी और के आगे क्या निछावर होगी। मालती, मैं तुम्हारी क्षमा के लायक तो नहीं। जब तुम्हें सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी मेरी, मैं तुम्हारे पास नहीं था। मैं तुमसे मुँह मोड़ लिया था। मैं तुम्हारी सज़ा के हकदार हूँ। तुम चाहो तो सजा दो, चाहे मुझे जिंदगी भर मुझसे बात ना करो, मैं उफ तक नहीं करूंगा। हाय, मैं कितना बदनसीब हूँ। मैं तुम्हारे प्यार को पाने के लिए क्या क्या ना किया, कितना इंतजार किया, और जब तुम वास्तव में मुझसे प्यार करने लगी, मुझे अपने दिल में जगह दी, तो मैं अपने अहंकार बस तुमसे मुंह मोड़ बैठा। मालती, मुझे क्षमा कर दो, क्योंकि तुम्हारी माफ़ी के बगैर तो मेरे मरने के बाद भी मेरी रूह को सुकून ना मिलेगा। मेरी आत्मा भटकती रहेगी। मुझे माफ़ कर दो मालती, मैं तुम्हारा गुनहगार हूँ। मालती ने राजीव के दोनों हाथ पकड़ लिए। नहीं नहीं, आप ये क्या कह रहे हैं? आपकी जगह कोई भी होता तो यही करता। हम इंसान हैं, भगवान थोड़े ना हैं, और इंसान से गलतियां हो ही जाती हैं। मैंने आपको माफ़ किया, मालती ने झिलमिलाती आंखों से कहा। तो राजीव ने उसके दोनों हाथों को आंखों से लगा लिया। मालती ने कहा, सुनिए, मुझे घर जाना है। अम्मा कहाँ हैं? बस तुम्हारे लिए कुछ फल फूल लाने गई हैं, शायद वह, पर मुझे तो मीठा खाने का मना है। आज का दिन मेरे लिए बड़ा शुभ है। तो राजीव उसके चेहरे पर आंखों से प्यार की बारिश करने लगे। शाम में डिस्चार्ज मिलने पर राजीव गाड़ी करके राजीव परिवार सहित घर वापस लौट आए। आते ही आस पड़ोस की औरतें जमा हो गई और राजीव की अम्मा सबको बहुत दुखी मन से सब हाल बता रही थी। सभी औरतें उन्हें सांत्वना दे रही थी कि होनी पर किसका बस चलता है, और मालती तथा राजीव मन ही मन हंस रहे थे। उड़ते उड़ते खबर मालती के मायके भी पहुंच गई कि मालती मरते मरते बची है। यशोदा देवी और रूपा को तो डर से बुरा हाल था। रूपा जिद करने लगी कि मुझे मालती के पास जाना है। उमानाथ ने बहुत समझाया पर रूपा ना मानी। तो चौधरी साहब ने कहा कि कोई बात नहीं, हम रूपा को भी लेकर के चलते हैं। यशोदा देवी
भी मन मार करके रह गई और देवी देवताओं को मनाने लगी। अगले दिन सुबह ही उमानाथ, शशांक भैया और मालती के बाबूजी रूपा को लेकर के मालती से मिलने निकल पड़े। इधर मालती अब पहले से बेहतर थी, तो राजीव ने कहा कि माँ, क्यों ना मालती के ठीक होने की खुशी में घर में पूजा रखें। सरोजनी देवी को वह बात पसंद आई और उन्होंने तुरंत स्वीकृति दे दी। हाँ बेटा, हम कल ही पूजा रख लेते। माँ, मैं आपसे और कुछ कहना चाहता हूँ। हाँ बेटा, कहो ना। माँ, मैं तभी डाकिये ने आवाज लगाई तो राजीव कहते कहते रुक गए और लपक करके दरवाजे पर गए। किसकी चिट्ठी है बेटा? अम्मा ने पूछा। अम्मा, एक और खुशखबरी है, राजीव ने चहकते हुए कहा। क्या? अम्मा ने उत्सुकता से पूछा। अम्मा, पिताजी की चिट्ठी है, लिखा है बुधवार को घर आ रहे हैं। बुधवार तो कल ही है राजू। अम्मा ने दिन का हिसाब लगाया। तो कल ही आ रहे हैं अम्मा? अम्मा की आंखों में खुशी के आंसू तैर गए, जिसे उन्होंने खूबसूरती से छुपा ली। घर में सुख और दुख की अलग ही माहौल था। राजीव और मालती के मन में खुशियों के नगाड़े बज रहे थे। वहीं बेचारी सरोजनी देवी के पोते पोती का सपना टूट गया था। खैर, बहुरिया के ठीक होने का संतोष था। राजीव पूजा का सामान लेने जाने के लिए निकल ही रहे थे कि कार दरवाजे पर आ करके रुकी तो राजीव ठिठक गए। गाड़ी को गौर से देखा तो समझ में आया कि ये तो उमा भैया की गाड़ी है। लपक करके गए गेट खोलने के लिए। गाड़ी में चौधरी साहब, शशांक भैया, रूपा सबको देख करके हैरान हो गए और भयभीत भी कि कहीं मालती ने हमारे रिश्ते की सच्चाई रूपा को बता तो नहीं दी। पर उन सबके चेहरे पर अपने लिए कोई गुस्सा ना देख करके और सिर्फ चिंता के स्वर देख करके आश्वस्त हो गए। सब लोग बारी बारी से उतर गए तो राजीव ने सबको झुक करके प्रणाम किया। चौधरी साहब ने पीठ थपथपा करके आशीर्वाद दिया और उमानाथ ने गले से लगा लिया। फिर सब घर के भीतर आए। सब ने मालती का समाचार पूछा। जी बाबूजी, अब ठीक हैं, पहले से काफी बेहतर हैं, राजीव ने सच्चाई बताई। रूपा पर नजर पड़ते ही अम्मा जी आश्चर्य से भर गई और हैरानी से पूछा, रूपा बेटा, इस हालत में आने की क्या जरूरत पड़ गई? सब ठीक तो है ना? ससुराल में कुछ परेशानी तो नहीं? नहीं अम्मा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बस मालती की खबर सुन करके खुद को रोक ना सकी। और फिर तभी अपने समधी जी और दामाद जी पर नजर पड़ते ही वह थोड़ी और भयभीत हो गई कि हमसे कुछ गलती तो नहीं हो गई। मालती की इस हाल में देख करके पता नहीं चौधरी साहब क्या सोचेंगे। पीछे से आते राजीव ने माँ को इशारे से समझाया कि सब ठीक है, तो उनकी जान में जान आई। रूपा ने मालती मालती पुकारा तो उसकी आंख खुली। वह अपने कमरे में आराम कर रही थी। इस समय कौन आया है? आवाज कुछ जानी पहचानी सी लगी तो आहिस्ता से उठते हुए कमरे से बाहर निकली। सामने रूपा बाबूजी और दोनों भाइयों पर नजर पड़ते ही उसकी आंखें खुशी से चमक उठी। दौड़ करके रूपा से लिपट गई। मालती, तुम ठीक तो हो ना? तुमने मुझे कुछ बताया क्यों नहीं? तुम इतनी परेशान थी और हमें खबर भी नहीं की। इतना पराया समझा तुमने, हमें बताना जरूरी नहीं समझा? एक चिट्ठी तो डाल ही सकती थी। मालती ने कहा, मैं तुम्हें बाद में सब बताती। फिर उसने बाबूजी के पैर छुए तथा दोनों भाइयों के भी। मालती को इतना कमजोर देख करके तीनों चिंता में पड़ गए। बेटा, तुम्हें क्या हो गया? तुम इतनी तकलीफ में थी और हम लोगों को कुछ भी पता नहीं। राजीव ने सबको बैठने का इंतजाम किया और चाय पानी के जुगाड़ में गुड्डी के साथ साथ वह भी रसोई में लग गया। सबको नाश्ता पानी करवा करके राजीव बाजार जाने लगे तो उमानाथ और शशांक भी साथ हो लिए। रूपा और चौधरी साहब मालती से बातें करने लगे। मालती को खुश देख करके सबसे ज्यादा खुशी गुड्डी हो रही थी। वह इतने दिनों में आज पहली बार मालती को इतना खुश देख रही थी। बहुत धूमधाम से पूजा संपन्न हो गई। रात में भोज का इंतजाम था। पूरे गांव का न्योता दिया गया था। मालती आज दुल्हन की तरह लाल जोड़ा पहने नई नवेली दुल्हन लग रही थी। रूपा ने देखा तो बोल पड़ी, क्या मालती, तुम तो आज नई नवेली दुल्हन लग रही हो। आज तो भैया पे तुम्हारे हुस्न की बिजली गिरने वाली है। ऐसा लगता है कि आज फिर से सुहाग रात मनाने का इरादा है। मालती ने शर्मा के नजरें झुका ली। गुड्डी खुशी से चिल्लाती आई, फूफा आ गए, फुआ आ गई। रूपा, अम्मा और मालती के चेहरे पर खुशी से मुस्कुराहट फैल गई। पूरे साल भर बाद बाबूजी को घर पर देख करके राजीव और पूरे परिवार में आनंद की लहर छा गई।
चौधरी साहब ने भी अपने समधी जी से मिल करके खुशी जाहिर की। बाबूजी ने सबके लिए कुछ ना कुछ उपहार लाए थे जो सब में बांट रहे थे। घर में खुशियों का माहौल था और सरोजनी देवी ईश्वर से मना रही थी कि हे प्रभु, मेरे घर में ऐसे ही हंसी खुशी बनाए रखना। रात में भोजन संपन्न होने के बाद घर के सभी सदस्य भी एक साथ बैठ करके खाना खाने लगे और देर रात तक हंसी मजाक की महफिल जमी रही। मालती तब तक रसोई का काम निपटाने लगी थी, पर गुड्डी ने आकर के रोक लिया। नहीं भाभी, आज आप कुछ नहीं करेंगी। आप अपने कमरे में जाइए और भैया का इंतजार करिए। रसोई का काम मैं समेट लूंगी, और हाँ, दूध का ग्लास लेना ना भूलना, गुड्डी ने शरारत से कहा तो मालती शर्म से लाल हो उठी और उसने गुड्डी को गले से लगा लिया। गुड्डी, आप बहुत अच्छी हैं, बहुत प्यारी हैं। मेरा साथ निभाने के लिए दिल से धन्यवाद। आप ही हैं इतनी प्यारी कि आपसे कोई भी प्यार करने लगे। गुड्डी ने हंस करके कहा, अच्छा अब जाइए, भैया आ गए होंगे। मालती ने दूध का ग्लास उठाया और कमरे में चली गई। और सचमुच आज वह टेबल पर दूध का ग्लास रखे और घूंघट काढ़े हुए पलंग पर बैठे अपने पिया का इंतजार कर रही थी, पर राजीव आने का नाम ही नहीं ले रहे थे। कुछ समय पश्चात जब सभी लोग सोने चले गए तो राजीव निराश होकर के अपने कमरे की ओर बढ़ चले। पक्का यकीन था कि मालती तो सो गई होगी और आज भी पता नहीं चलेगा कि हमारा मिलन कभी होगा या नहीं। यही सोचते हुए कमरे में घुसे और आश्चर्य का ठिकाना ना रहा जब देखा कि मालती बिस्तर पर बैठे घूंघट काढ़े उनका इंतजार कर रही थी। आखिर वह खुशी का पल आ ही गया था जिसका कब से बेसब्री से इंतजार था। उन्होंने झट से दरवाजे की कड़ी लगाई और मालती के समीप आ बैठे। फिर उन्होंने अपनी दुल्हन का घूंघट उठाया और अपने हाथों से उसका झुका हुआ चेहरा ऊपर उठाया और मालती ने शर्म से अपनी आंखें बंद कर ली। राजीव कुछ पल अपनी प्रीतमा को लालटेन की मध्यम रोशनी में यूं ही एकटक निहारते रहे। उन्हें अपनी किस्मत पर यकीन नहीं हो रहा था कि आखिर मैं उनकी महबूबा उनकी आंखों के सामने थी। उन्होंने उसे अपने बाहों में समेट लिया और उसके माथे को प्यार से चूम लिया। मालती भी उनके आगोश में ढह गई और फिर दो सितारों का जमी पर है मिलन आज की रात। सारी दुनिया नजर आती है दुल्हन आज की रात, अर्थात हमेशा के लिए एक हो गए। इस तरह पुनर्विवाह में भी प्रेम की आखिर जीत हुई। तो मित्रों, ये कहानी आपको कैसी लगी? आप अपनी राय मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर, अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।